देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। रिकॉर्डिंग का मैसेज आ गया, स्क्रीन शेयर कर दो। देखो हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे थे तो उसमें ये कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 6, 7 और 8, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहले इलास्ट्रेशन 8 कर लेते हैं, उसके बाद इलास्ट्रेशन 6 और 7 भी करेंगे। और दो क्वेश्चन है इस पीडीएफ पे जो तुम लोग के साथ शेयर किया। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिला है तो मुझे एक बार जस्ट व्हाट्सएप करोगे तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है, बाई चांस अगर कोई किसी का मिस कर दिया है मैंने तो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट पढ़ा था, उसी पे ये क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन 8 क्या बोला है, देखो द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का। अच्छा रुको, इंक चेंज करो, वाइट है। अच्छा, ये देखो बोल रहा है कि द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री इज 4,46,380। एक फैक्ट्री का टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस है 4,46,380। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट 1.25 पर आवर। बोल रहा है कि टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ है, इज मतलब क्या, इस बार प्रेजेंट का बोल रहा होगा, हुआ है इतना, यानी ये एक्चुअल है, ठीक है। और अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, अगर हम लोग देखें कि नॉर्मली फैक्ट्री कितना टाइम काम करता है तो उस हिसाब से ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन, वाज रिकवर्ड मतलब पहले ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट जो था, ओवरहेड पहले कैसे रिकवर्ड हुआ था, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन के हिसाब से 1.25 पर आवर, मतलब प्रीवियसली 1 आवर काम होने पे एट द रेट 1.25 करके ओवरहेड रिकवरी हुआ था, ये पास्ट में हुआ था। और यहाँ पर क्या बोला है, द एक्चुअल आवर्स वर्क 2,93,104, और इस बार एक्चुअली काम हुआ है 2,93,104, ठीक है, इतना टाइम काम हुआ है। द एक्चुअल आवर्स वर्कड वेयर, ठीक है, इतना टाइम काम हुआ है। स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट बिसाइड्स 7,800 units produced, of which 7,000 were sold, there were 200 equivalent unit in work in progress, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर हमें कुछ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। एक तो हमें दिया है कि इस बार का ओवरहेड का एक्सपेंसेस कितना हुआ है, एक्चुअली इतना हुआ है, और इस बार काम कितने घंटे में, 2,93,104 आवर्स, और प्री डिटरमाइंड रेट था 1.25, यानी अगर प्री डिटरमाइंड बेसिस पे हम लोगों ने ओवरहेड को कैलकुलेट करवाया है तो वो कितना हुआ होगा, 2,93,104 आवर्स इंटू 1.25, क्योंकि प्रीवियसली 1 आवर काम होने पे इतना खर्चा हुआ था। तो अगर इतना काम हुआ है तो कितना खर्चा होगा, ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि कितना खर्चा हो रहा है प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे। जैसे अगर इस बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है मान लो हमारा 2,000, तो नेक्स्ट मंथ हम लोग ये एजम्पशन लगाएंगे कि 2,000 आ सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ना कि कैसे करके प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। गुड इवनिंग विश्वजीत। अच्छा देखो, गुड इवनिंग, 2,93,104, ठीक है, तो कितना होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये देखो 2,93,104 इंटू 1.25 अगर करते हैं तो ये हो जाता है 3,60,3
3,66,380। लेकिन हम लोगों ने कितना ये हम लोगों का प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से करेंगे तो इतना ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाया होगा हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इतना हुआ है, एक्चुअली इतना खर्चा हुआ है, जबकि हम लोगों ने खर्चा प्री डिटरमाइंड रेट पे किया, क्योंकि ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे ही करना पड़ता है। जैसे इस पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे मैंने फीस का भी बताया था, ठीक है। फीस का जो है वो हम लोग फीस बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली एक एक बैच में कितना खर्चा होगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। वो तो बाद में ही पता चलेगा, जब पूरा एक बैच एग्जीक्यूट हो जाएगा तब पता चलेगा एक बैच पे कितना खर्चा है। या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन करती है तो सारे प्रोडक्शन का खर्चा उसे बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उससे सेल करना तो स्टार्ट करना पड़ेगा, वो तो वेट नहीं कर सकती, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे अगर देखें तो इतना ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाया होगा हम लोगों ने, जबकि ओवरहेड इतना हुआ है। अब मुझे बताओ कि हम लोगों ने जो ओवरहेड फिनिश गुड्स पे चार्ज किया वो इतना किया, जबकि इतना चार्ज करना चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या चार्ज किया? ओवर एब्जॉर्प्शन करवा दिया या अंडर एब्जॉर्प्शन करवा दिया? बोलो। मतलब हम लोगों ने कम खर्चा चार्ज किया या ज्यादा खर्चा चार्ज किया? हम लोग को करना चाहिए था 4,46,380, क्योंकि यही एक्चुअली हुआ है, लेकिन ये हमें बाद में पता चलता है। तो पहले हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे कुछ खर्चा दिखा चुके हैं, जो कि है 3,66,380, और एस्टिमेटेड बेसिस था पर आवर, ठीक है। तो हम लोगों ने खर्चा क्या दिखाया? अंडर एब्जॉर्प्शन किया है कि ओवर एब्जॉर्प्शन किया? यही तो हम लोग पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में, क्या होता है अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने ये पीडी इसमें जैम बोर्ड में पूरा नहीं है, ये यहाँ से ही स्टार्ट है, लेकिन हम लोग इसी पे पढ़ रहे थे ना। एग्जाम्पल भी देखा था, किसे हम लोग ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, किसे हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो बोलो, ये ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ? सोच के बताओ, तब तक हम जस्ट लिख रहे हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है? एक्चुअली हुआ है 4,46,380, ठीक है। एक्चुअली हुआ है ये खर्चा। और ओवरहेड हम लोगों ने एस्टिमेटेड बेसिस पे, ओवरहेड इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड करवा दिया, ठीक है। क्योंकि जब तक खर्चा पूरा पता चलेगा उसके पहले हमें कुछ ना कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 2,93,104 आवर्स एट द रेट ऑफ 1.25 बेसिस पे हम लोगों ने करवा दिया, तो इसका हुआ 3,66,380। तो इतना तो बता ही सकते हो कि हम लोगों ने कम चार्ज किया या ज्यादा चार्ज किया। अगर हम लोगों ने ये चार्ज किया, ये अंडर चार्ज, हाँ ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, कम चार्ज किया ना, अंडर एब्जॉर्प्शन। देखो ऐसे याद रखना चाहिए अगर लैंग्वेज में। 80,000 डिफरेंस। हाँ 80,000 डिफरेंस आ रहा है, अंडर एब्जॉर्प्शन। हमें ये खर्चा दिखाना चाहिए था, हम लोगों ने ये खर्चा दिखाया तो कम दिखाया, यानी अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? देखो बोल रहा है स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एज्यूमिंग द बिसाइड 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 7,000 वेयर सोल्ड। 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ था। अब बोल रहा है इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हम लोग क्लोज करेंगे, अगर इन्होंने ये जो कैलकुलेशन हुआ है इस ओवरहेड चार्ज के दौरान 7,800 यूनिट प्रोड्यूस किया था, जिसमें से 7,000 इन्होंने बेच दिया, 200 WIP में है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी कुछ बोला है, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। अनएब्सॉर्ब्ड मतलब जो एब्सॉर्ब हम लोगों ने नहीं करवाया। कितना नहीं करवाया? 80,000। 80,000 कम करवाया, यानी 80,000 एब्सॉर्ब नहीं करवाया। इसका 50% हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। ये 50% का जो हमारा एस्टिमेशन गलत हुआ, 50% गलत होने का रीजन क्या है? 50% गलत होने का रीजन है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट मेटेरियल, और क्या है? इनडायरेक्ट मेटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मेटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बढ़ गया था, इसीलिए हमें समझ में नहीं आया, इस वजह से हम लोगों ने खर्चा कम लगा दिया। मान लो सोचा था लेबर कॉस्ट हो जाएगा 200 रुपए पर डे, वो हो गया 220 रुपीज पर डे, हो सकता है। तो इस तरह से अगर होगा तो हम लोग का खर्चा जो है इस रीजन से बढ़ गया है 50%, और बाकी 50% का क्या बोला? एंड द रिमेनिंग 50% वाज, एंड रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, ठीक है। बाकी 50% क्यों गलत हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, क्या हुआ है एक्चुअली, फैक्ट्री
इनएफिशिएंसी। अब जो चार्ट मैंने लिखवाया था, ठीक है, कि कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस पे मैंने एक चार्ट लिखवाया था तुम लोग को, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम एक बार जस्ट तुम लोग भी अपने कॉपी में प्लीज खोल लो वो चार्ट, ठीक है, हम दिखाते हैं वहां से। तुम लोग मुझे बताओगे रीजन हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, तुम लोग मुझे बताओगे। हमें भी फटाफट ओपन कर लेते हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में मैम निकालो। वो एबनॉर्मल है इसलिए उसमें नहीं जाएगा। कौन सा एबनॉर्मल होगा बोलो, मतलब 50-50 तो दोनों ही है, लेकिन एबनॉर्मल कौन सा होगा और नॉर्मल कौन सा होगा? जो मशीन के कारण हो गया वो एबनॉर्मल है। मशीन, मशीन के कारण? मशीन तो कुछ नहीं था, एक फैक्ट्री इनएफिशिएंसी देखो और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट लेबर, है ना? तो कौन सा होगा बताओ? फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी, हाँ, फैक्ट्री इनएफिशिएंसी का क्या ट्रीटमेंट होगा? मेरा एबनॉर्मल है। फैक्ट्री इनएफिशिएंसी एबनॉर्मल होगा, करेक्ट। ये हाँ, चलो मिल गया। ये देखो, हम यहाँ पर दिखाते हैं जो मैंने लिखवाया था ना, वो एक बार पूछ लेते हैं तुम लोगों से, देखो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। पहला बात है कि हम लोग का हुआ है अंडर एब्जॉर्प्शन, तो हम लोग इधर नहीं इधर देखेंगे, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन, अब वो दो रीजन से हो सकता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। नॉर्मल रीजन कब होता है? जब हम लोग का जेन्युइन प्लानिंग एरर हो गया, या फिर और भी एग्जाम्पल्स है। गुड इवनिंग पंकज। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो कब हो सकता है? जब हम लोग का जेन्युइन प्लानिंग एरर है। अच्छा, अब देखो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा, आंसर तो दिया है विश्वजीत ने। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 50% है इंक्रीज इन कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मेटेरियल, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जेन्युइन प्लानिंग एरर या फिर चेंजेस इन एजम्पशन, इसको क्या बोल सकते हैं? चेंजेस इन एजम्पशन। हमें लगा था कि इतने में हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया। जैसे मान लो तुम लोग भी घर पे, मान लो कोई भी जो है क्या बोलते हैं, इनविटेशन वगैरह कर रहे हो, तो उसमें भी हो सकता है ना, सोचा था, या फिर कुछ भी खरीद रहे हो, सोचा था कि इतने रुपए का मोबाइल खरीदोगे, उससे ज्यादा हो गया, जितना सोचा था वो फीचर्स जो है उसमें नहीं आया। तो ये सब प्लानिंग एरर, जेन्युइन प्लानिंग एरर, ठीक है। हमें मार्केट का नॉलेज ऑन दैट मोमेंट जो था उसके हिसाब से चेंजेस हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे, देखो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रीजन। तो ये क्या है यहाँ पर, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये तुम लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये खुद के समझने के लिए। ये हो गया नॉर्मल रीजन। और अगर फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, तो ये देखो नॉर्मल रीजन क्या होता है? जिसका कॉस्ट हम लोग कस्टमर से रिकवर कर पाएंगे। अगर मेटेरियल का प्राइस बढ़ा है, लेबर का बढ़ा है, भले ही इनडायरेक्ट वाला बढ़ा हो, लेकिन ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा। तो सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है तो सभी के फिनिश गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये है नॉर्मल रीजन। लेकिन फैक्ट्री में इनएफिशिएंसी हुआ, तो अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में इनएफिशिएंसी हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी का फैक्ट्री इनएफिशिएंट हो चुका है। तो ये क्या हो गया? ये एबनॉर्मल रीजन, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है, इसको ऐसे लिखने का जरूरी नहीं है, ये तुम लोग लिखोगे लेकिन नीचे नोट्स बना के लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रूल्स देखो, अगर हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ता है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ कितना लिखना चाहिए? सप्लीमेंट्री रेट कौन से पोर्शन का निकलेगा? सिर्फ नॉर्मल रीजन से हुए अंडर एब्जॉर्प्शन का होगा। तो यहाँ पर कितना लिखना चाहिए बोलो, कितना लिखें? अंडर एब्जॉर्प्शन अगर हुआ है तो 50% नॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन 40,000। से जो 40,000, क्योंकि नॉर्मल रीजन से जो हुआ है उसी का ना सप्लीमेंट्री रेट निकलेगा। तो 50% हुआ है, पूरा 80,000 लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 40,000, क्योंकि ये एबनॉर्मल रीजन से हुआ है। इसको हमें कहाँ चार्ज करना पड़ेगा? इसको हमें चार्ज करना पड़ता है कहाँ पर? कॉस्टिंग पीएल में। देखो एबनॉर्मल रीजन से जो होता है, यहाँ पर इसे लिख दो कि चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। ये हम लोग लॉस दिखाएंगे, ये कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, अगर करने जाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ता है? यूनिट, ठीक है। तो 7,800 और 200 8,000। 7,800 और 200 8,000, ठीक है।
ठीक ही हुआ है। देखो ये देखो 7800 जो है ये हम लोग का क्या है, 7800 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ था, उसमें से 7000 सेल हो गया, तो हमें सेल यूनिट देखना पड़ता है और जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो देखना पड़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में 800 यूनिट है, ठीक है, प्लस अगर कोई WIP है तो वो लिखेंगे, वो है 200। तो यहाँ पर हो गया ₹40,000 डिवाइडेड बाई 8000 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, ₹5 पर यूनिट। ये हो गया सप्लीमेंट्री रेट। अब इस रेट को हमें रिकवर करवाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में, अच्छा, WIP में और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और WIP, फिनिश्ड गुड्स में कितना है, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक है 800, है ना, 800 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 4000। अच्छा, WIP में कितना हो जाएगा, WIP मतलब ये वाला वर्क इन प्रोग्रेस, 200 इंटू 5, 1000। अच्छा, यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी जो बिक गया 7000 यूनिट इंटू 5, तो ये हो जाएगा ₹35,000। तो अगर टोटल करोगे 35 और 6 40,000, ठीक है, टोटल 40,000 हम लोग कॉस्ट इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ करवा सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब तुम लोग इसको जब मतलब लिखना जिन लोगों को है उन लोगों को ये चीज लिख के दिखाना है वर्किंग नोट में कि क्यों हम लोग 40,000 ही ले रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा, और ये बाकी जो है नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है, तुम लोग को कुछ नहीं, नोट बना के नीचे इसी चीज को लिख के दिखाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 8, ये मेरा होमवर्क दिया हुआ था। अब है इसके बाद इलास्ट्रेशन 9 है, ठीक है, इलास्ट्रेशन 9 है, 10 है, और एक 6 7 भी होमवर्क दिया हुआ था। तो पहले इलास्ट्रेशन 6 7 और कर लेते 7 हैं। नहीं बना। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, दोनों ही बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 6 और 7, ठीक है, तो पहले इलास्ट्रेशन 6 एक बार करवा लेते हैं, देखो। अच्छा हाँ, डेप्रिसिएशन का लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम बता देते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर हम इलास्ट्रेशन 6 लिख के दिखाते हैं। अगर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट लेके कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, मशीन आवर रेट का, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड में देना चाहिए। मतलब है कि अगर हम लोग अपना मशीन का जो कॉस्ट दिखा रहे हैं उसको अगर हम लोग लिख रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है ना, स्टैंडिंग एंड फिक्स्ड, और हम लोग नीचे लिखते हैं मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है। हम पूरा डिटेल्स बताते हैं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा दिया हुआ है और हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल लिख रखे हैं तो हमें फिक्स्ड में दिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा दिया हुआ है और हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन को ऐसे डिवाइड किया हुआ है, फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग, जो भी बोलो, बात एक ही है, ठीक है, फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसके साथ हम लोगों ने लिख रखा है मशीन एक्सपेंसेस, अगर हम लोगों ने वेरिएबल की जगह मशीन एक्सपेंसेस लिख रखा है, ठीक है, और ये हम लोग का कहा जाएगा वेरिएबल की जगह, अगर हम लोगों ने मशीन एक्सपेंसेस में लिख रखा है, डेप्रिसिएशन कैसे दिया हुआ है, इन द टर्म ऑफ रेट, ठीक है, इन द टर्म ऑफ रेट, इन द टर्म ऑफ रेट, रेट मतलब होता है परसेंटेज में अगर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग फिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, मशीन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये देखो ये क्या है यहाँ पर, अच्छा ये गिवन, इसको एक काम करते हैं, ये मैंने इन द टर्म ऑफ रेट लिख दिया। तो रेट लिखने से फिक्स्ड और मशीन दोनों में दे सकते हैं, मशीन एक्सपेंसेस में दे सकते हैं, लेकिन अगर, अच्छा यहाँ पर ही दिखा देते हैं, लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने डिवाइडेशन किया है इस तरह से, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस बोल के, सपोज अगर इस तरह से प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फिक्स्ड और स्टैंडिंग एंड मशीन, या फिर फिक्स्ड और स्टैंडिंग एंड वेरिएबल। अगर फिक्स्ड एंड स्टैंडिंग और मशीन क्या है, तो देखो अगर रेट में गिवन है, परसेंटेज में डेप्रिसिएशन गिवन है, फिक्स्ड में भी लिखोगे करेक्ट है, मशीन एक्सपेंसेस में लिखोगे तो भी करेक्ट है, वेरिएबल में लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर रेट में दिया हुआ है तो हम लोग वेरिएबल में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल में नहीं लिख सकते। अच्छा, इन द टर्म ऑफ रेट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तब हमें फिक्स्ड या मशीन एक्सपेंसेस में लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख देते हैं, इफ नॉट गिवन इन रेट, ठीक है, अगर
रेट में नहीं दिया हुआ है तब क्या हो सकता है, तब फिक्स्ड में लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। और किस में लिखना है, मशीन। मतलब बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली ये है कि अगर हमें रेट में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, हम लोग अगर फिक्स्ड में लिखते हैं एंड मशीन एक्सपेंसेस में लिखते हैं तो करेक्ट है, ठीक है। मतलब वेरिएबल लिख के वहां नहीं जाएगा, सिंपल बात इतना है कि वेरिएबल लिख के वहां नहीं जाएगा। अब मैंने ये ऐसा फिर क्यों लिखा, दोनों बात तो एक ही हुआ ना, देखो फिक्स्ड में जाएगा, यहाँ मशीन में जाएगा, वेरिएबल में नहीं जाएगा। यहाँ पर भी वही दिखाया कि अगर रेट में नहीं गिवन है तो फिक्स्ड में भी जा सकता है, मशीन में भी जा सकता है, वेरिएबल में भी जा सकता है। ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक बार देखो, गो थ्रू करवाते हैं। अभी तक हम लोगों ने मशीन एक्सपेंसेस का जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां पर अगर तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, अपने कॉपी में देखो, जिन लोगों ने क्लास किया है बाद में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में डेप्रिसिएशन हमें रेट में गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डेप्रिसिएशन नॉट इन रेट, रेट में गिवन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में नॉट इन रेट था। क्वेश्चन नंबर 14 था उसके बाद, वो भी नॉट इन रेट था, ठीक है। रेट में गिवन नहीं था, कुछ टाइम पीरियड में गिवन था, जैसे कि 30,000 आवर, 40,000 आवर, एग्जैक्ट तो पता याद नहीं है मुझे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में रेट गिवन था, ये मुझे याद है, 7.5% का रेट गिवन था, ठीक है। और हम लोगों ने इसको कहाँ दिखाया था, मशीन एक्सपेंसेस में दिखाया था, ठीक है। और नॉट इन रेट जो था वो सारे को हम लोगों ने मशीन एक्सपेंसेस में अभी तक दिखा रखा है, ठीक है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन को हम लोग मशीन एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिक्स्ड में भी दिखा सकते हैं, चाहे वो किसी भी टर्म में गिवन हो, चाहे वो किसी भी टर्म में गिवन हो, हम लोग इसको फिक्स्ड या मशीन में, लेकिन इसको हम लोग वेरिएबल में नहीं दिखा सकते हैं। स्पेशली जब रेट में गिवन हो तो वेरिएबल में गलत है दिखाना, ठीक है। वेरिएबल में कभी मत दिखाओ अगर रेट में गिवन है। फिर भी अगर नॉट इन रेट होता है ना, तो कभी कभी वेरिएबल में दिखाओ तो सही होता है, लेकिन कहीं पर भी हमें वेरिएबल यूज करने के लिए नहीं बोला गया है। तो डेप्रिसिएशन लिखोगे तो मशीन एक्सपेंसेस, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन मशीन एक्सपेंसेस में लिख के ही दिखाए हैं, तो मशीन एक्सपेंसेस में दिखाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेट रहता है तो उसको फिक्स्ड में भी दिखा सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट इन रेट है तब भी फिक्स्ड में दिखा सकते हो, लेकिन अगर रेट में गिवन होता है तो फिक्स्ड में दिखाना ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग फिक्स्ड में भी दे सकते हो, मशीन एक्सपेंसेस में भी दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इतना ध्यान रखो कि वेरिएबल हमें कभी नहीं लिखना है, ठीक है। मशीन एक्सपेंसेस का मतलब लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं होता है। अगर वेरिएबल लिख रहे हो, बाई चांस अगर वेरिएबल लिख रहे हो, तो उसे फिक्स्ड में ही देना पड़ेगा, चाहे किसी भी टर्म में हमें गिवन क्यों ना हो, ठीक है। जैसे अभी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें हम इसको फिक्स्ड और वेरिएबल लिख के दिखाएंगे, तब हमें कहाँ देना है, डेप्रिसिएशन हम पूछेंगे। तो इसका समरी क्या निकल के आया, डेप्रिसिएशन इन द टर्म ऑफ कुछ भी दिया हुआ रहे, अगर हम लोग फिक्स्ड और मशीन एक्सपेंसेस में लिखते हैं तो गलत नहीं होता है। लेकिन एक प्रेफरेबल मैटर ये होता है कि अगर रेट में गिवन है तो वो फिक्स्ड में देना ज्यादा बेटर माना जाता है, लेकिन मशीन एक्सपेंसेस में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। लेकिन अगर रेट में नहीं है तब हमें क्या दिखाना चाहिए, तब हमें देखो, तब हम लोग प्रेफरेबल मशीन एक्सपेंसेस को मानेंगे, ठीक है। अगर रेट में गिवन नहीं है तो यहाँ पर हम 2 टिक देते हैं, प्रेफरेबल ये हो जाएगा, और इन द टर्म ऑफ रेट है तो प्रेफरेबल ये हो जाएगा, लेकिन मशीन एक्सपेंसेस में भी दे सकते हैं, प्रेफरेबल ऐसे कर सकते हैं। बाकी तुम लोग जहां भी लिखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल अगर लिख देते हो तो कैसे भी दिया हुआ हो तुम लोग को फिक्स्ड में ही लिखना चाहिए। और अगर इन द टर्म ऑफ रेट है तो वेरिएबल में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। वेरिएबल में बिल्कुल, वेरिएबल में देना ही नहीं है हमें, वेरिएबल में कैसे भी नहीं देना है। लेकिन अगर रेट में होता है तो प्रेफरेबल फिक्स्ड माना जाता है, बाकी मशीन भी दे सकते हैं। और अगर नॉट इन रेट होता है तो प्रेफरेबल मशीन एक्सपेंस कर सकते हो, बाकी फिक्स्ड में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही प्रेफरेबल हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल लिख के नहीं देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, ए मशीन कॉस्टिंग 1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए एक मशीन चलेगा, तो ये जो है ये ईयर्स में बता रखा है इनका लाइफ। एट द टाइम ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 9 लाख, ठीक है। इसका स्क्रैप वैल्यू है 9 लाख, मतलब 10 ईयर्स बाद ये मशीन 9 लाख में बिक सकता है, मतलब स्क्रैप के भाव पे जा सकता है। Repairs during the whole life of the machine are expected to be 18 lakh, and the machine is expected to run 4,380 hours per year on the average, ठीक है। एवरेज ये मशीन 4,380
80 आवर्स पर ईयर चलता है, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग 5, द मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ द टोटल 10 लाइटिंग, द फोरमैन हैज टू डिवोट about 1/6 of his time to the machine. The monthly rent of department is 30,000 and lighting charges 8,000 per month. The foreman is paid a monthly salary of 19,200. Find out the machine hour rate, assuming insurance is 1% per annum on 1 crore and the expenses on oil etc are 900 per month. तो मशीन को ऑपरेट करने का अलग अलग खर्चा बता दिया है, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है मशीन आवर रेट। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो यहाँ पर हम अभी तक तो मैंने स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस बोल के लिख के दिखाया है, अभी हम देखो ऐसे लिख के दिखाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तब ट्रीटमेंट हमारा डेप्रिसिएशन का क्या होगा ये हम पूछेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग फिक्स्ड लिख रहे हैं और इसके अलावा हम लोग वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे, तो मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन हमें कहाँ देना चाहिए। अगर हम मेरा बाइफर्केशन मशीन के अलावा फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, इसका दोनों मतलब ही सेम होता है, लेकिन वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस का मतलब एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना चाहिए बताओ, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन किस में दे रखा, फिक्स्ड में होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना होगा चेक करो, डेप्रिसिएशन है 1 करोड़ का मशीन है, ठीक है, 1 करोड़ का मशीन है, 9 लाख इसका क्या है स्क्रैप वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब कितना मशीन हम लोगों ने यूज किया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 करोड़ है मशीन का वैल्यू, 1 करोड़ है तो 2 4 और 3 7, हाँ जी सर। 1 करोड़, ठीक है। और 9 लाख क्या, 7583 आंसर। अच्छा अब ये डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, अगर डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये पहले सोचो, अगर डिवाइडेड बाय 10 लिमिट करते बाय हैं, हाँ एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्योंकि 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ माइनस 9 लाख, 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी ये आ रहा है 9,10,000। अब ये 9,10,000 जो आ गया, ये आ गया पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, क्योंकि 10 ईयर्स में इतना बच रहा है एसेट का वैल्यू, तो एक एक साल में कितना बच रहा है, ये सॉरी 10 ईयर्स में हम लोगों ने इतना यूज कर लिया, क्योंकि बचेगा तो 9 लाख। 1 करोड़ में अगर 9 लाख का एसेट हम लोगों ने यूज कर लिया, तो जो एसेट का वैल्यू बचता है वो है 91 लाख। ये 91 लाख हम लोगों ने यूज किया है 10 ईयर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब पर ईयर हम लोगों ने 9,10,000 का यूज किया है। अब हमें क्वेश्चन को या तो मंथली करना पड़ता है या तो ईयरली करना पड़ता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि मंथली दे रखे, तो हम लोग इसको मंथ में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाई 12 कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 12 करने से हमें पर मंथ का खर्चा पता चल जाएगा, और ये वैल्यू आ रहा है ये वाला, ठीक है, 775,833, ये हो गया पर मंथ का, ठीक है। अच्छा अब डेप्रिसिएशन के बाद ऐसा क्या खर्चा है देख लेते हैं, रिपेयर्स। रिपेयर्स जो है ये कितना बोल रखा है, रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। अब क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल लिखा है तो हम लोग रिपेयर्स को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि रिपेयर्स का खर्चा जो है ये हमारा वेरी करता है, ठीक है। रिपेयर्स का खर्चा जो है ये हमारा वेरी कर सकता है, और ये वेरिएबल लिखा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना बोला है, होल लाइफ ऑफ द मशीन बोला है 18 लाख, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 18 लाख का जो खर्चा हुआ है ये पूरे लाइफ का खर्चा हुआ है, पूरे लाइफ में मशीन कितना चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पूरा लाइफ मशीन का कितना है, एंड द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 पर ईयर ऑन द एवरेज। तो अगर एक साल में 4380 आवर्स मशीन चलेगा, तो होल लाइफ में कितना चलेगा, होल लाइफ मशीन into कितना 10। चलेगा,
इंटू 10, क्योंकि मशीन का लाइफ 10 ईयर्स है, तो ये डिवाइड कर देते हैं 4380 इंटू 10 से, ठीक है। इंटू 10 करने पे हमें क्या मिला, आवर्स मिला, आवर्स यानी होल लाइफ, ठीक है। ये हो गया होल लाइफ, होल लाइफ रिपेयर्स का खर्चा, होल लाइफ मशीन कितना दिन रहेगा उसका खर्चा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये क्या है, ये रुपीज है, ये आवर्स है, तो रुपीज पर आवर मिल जाएगा, है ना। और वेरिएबल में तो हमें यही चाहिए होता है, रुपीज पर आवर। ऐसे करेंगे तो हमें रुपीज पर आवर मिल जाएगा। अब डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देखो कितना आता है। 41। अच्छा, ये लिख लेते हैं पर आवर। वेरिएबल में हमें पर आवर चाहिए होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो है वो पर यूनिट पे, यूनिट यहाँ पर आवर है, पर यूनिट पे ही कैलकुलेट करना सही होता है, क्योंकि वेरिएबल खर्चा पर यूनिट पे फिक्स्ड होता है और फिक्स्ड खर्चा जो है टोटल में फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो कि एक घर का रेंट है 10,000, ठीक है। अगर एक जन ही रह रहा है तो 10,000 देगा, अगर 2 जन रह रहा है तो 5-5 हजार हो जाएगा, अगर 2 जन मिलके दे रहा है तो 5-5 हजार हो जाएगा, अगर 4 जन मिलके दे रहा है तो 2500 करके होगा। लेकिन टोटल रेंट तो 10,000 ही देना पड़ेगा, जिनसे रेंट लिया है उनको 10,000 ही। तो टोटल खर्चा जो है उसका पर यूनिट जो है वो वेरी कर जाता है अलग तरीके से, ठीक है। इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल ही ज्यादा मायने रखता है, जबकि वेरिएबल का पर यूनिट ज्यादा, क्योंकि वेरिएबल पर यूनिट में हमेशा एक ही जैसा होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10 यूनिट कंजम्पशन करोगे, अगर 2 रुपए पर यूनिट करके है तो 20 रुपए होगा, ठीक है। इसीलिए वेरिएबल खर्चे या मशीन एक्सपेंसेस जो भी लिखो उसे हमें पर यूनिट में दिखाना पड़ता है, यहाँ पर यूनिट आवर है। अब रिपेयर्स हो गया। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा वेरिएबल होगा, यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पर यूनिट में होना चाहिए, यानी पर आवर, हम लोग का यूनिट यहाँ पर आवर है, 15 यूनिट्स पर आवर, तो डायरेक्टली कितना लिख देना चाहिए, 15 यूनिट्स पर आवर बोला है। और यहाँ पर द रेट पर यूनिट बीइंग 5। अच्छा, एक घंटे में 15 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है और एक यूनिट का दाम है 5 रुपए, तो हमें कितना लिखना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लिखना पड़ेगा एक घंटे का। तो एक घंटे में 15 यूनिट कंजम्पशन होता है, ठीक है। और एक यूनिट खर्चा होने पे 5 रुपए लगता है, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, 5 रुपए का बिल आ गया। तो एक घंटे में 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज एक घंटे में कितने रुपए का है। एक घंटे में यूनिट पता है 15 यूनिट है, लेकिन एक घंटे में कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कितना होगा बोलो, 15 यूनिट 15 यूनिट इंटू कितना हो जाएगा, 15 यूनिट इंटू 5, ठीक है। तो 75 रुपीज जो है ये एक घंटे में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमारा खर्चा होगा रुपीज में, इन द टर्म ऑफ रुपीज। द मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट आउट ऑफ द टोटल ऑफ 10 फॉर लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग का मतलब, क्यों लाइटिंग को हम फिक्स्ड में दिखाते हैं, लाइटिंग का मतलब होता है लाइट पॉइंट से। जैसे मान लो कि कोई भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो वहां लाइट पॉइंट किया जाता है। जैसे मान लो एसी का पॉइंट है तो उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, फैन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे मान लो ट्यूब लाइट का हो गया, ठीक है। और ये सब होता है लाइट पॉइंट, मतलब अलग अलग जगह पे जो बोर्ड लगे हुए रहते हैं ना वो पॉइंट वो फिक्स्ड होता है ना, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होता है। इसीलिए लाइट पॉइंट के ऊपर जो खर्चा निकाला जाता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, फिक्स्ड मानते हैं। तो यहाँ पर देखो मशीन ने 1/4 एरिया ऑक्युपाई कर रखा है पूरे डिपार्टमेंट में, और उस वहां पर क्या है, 2 लाइट पॉइंट है, 2 पॉइंट आउट ऑफ टोटल ऑफ 10। अच्छा, मशीन जहां पर है वहां पर 2 लाइट पॉइंट यूज हो रहा है और पूरे एरिया में टोटल 10 लाइट पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा लाइटिंग का खर्चा जरूर दिया होगा, नीचे देखते हैं। लाइटिंग चार्जेस ये देखो 8,000 पर मंथ, ठीक है। लाइटिंग चार्जेस 8,000 पर मंथ। अब ये हम लोग का फिक्स्ड में जाएगा, ठीक है, इसीलिए जाएगा क्योंकि लाइटिंग का खर्चा लाइट पॉइंट पे डिपेंड करता है। लाइटिंग चार्जेस, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो हम लोग पर मंथ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मंथ हम लोग को दे रखा था, देखो यहाँ पर लाइटिंग चार्जेस अमाउंट टू 8,000 पर मंथ का 8,000 है। 8,000 into 2 divided by 10.
हाँ इंटू 2 हो जाएगा। इंटू 2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2 लाइट पॉइंट यूज हो रहा है। लाइटिंग का बिल बोल रहा है, लाइटिंग चार्जेस जो है वो एक मंथ का 8000 आता है, ठीक है। लेकिन हमारा वो तो एक लाइट पॉइंट के लिए बोला होगा, ठीक है, अलग से तो कुछ बोला नहीं है, तो एक ही लाइट पॉइंट के लिए बोला होगा। तो मशीन के वहाँ 2 लाइट पॉइंट यूज होता है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इंटू 2 करने से हमें मिल जाएगा 16,000, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? 1600। हाँ 16,000, और इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। नहीं एक मिनट, क्या हो गया? मैम 1600 और 1600। तो एक मिनट रुक, क्या हो गया? क्वेश्चन किधर चल? The machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of a total of for 10 points. अच्छा, ये देखो, नहीं मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। ऐसे नहीं, देखो हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, ये 8000 का जो बिल आया ये कितने लाइट पॉइंट्स के लिए आया होगा? 8000 का जो बिल आया ये कितने लाइट पॉइंट्स के लिए आया होगा? ये पहले सोचो, मैंने थोड़ा सा गलत बताया लेकिन तुम 10 लोग मुझे पॉइंट के बोलो। लिए आया होगा। हाँ 10 लाइट पॉइंट्स के लिए आओगा, सारे लाइट पॉइंट्स के लिए आओगा ना, अलग से थोड़ी ना बताया। तो यहाँ पर 10 लाइट पॉइंट्स के लिए आया होगा, तो एक एक लाइट पॉइंट्स के लिए कितना खर्चा हुआ होगा? फिर पर मंथ का कितना बिल हो रहा है? 800। 800। और मशीन जहां पर लगा हुआ है वहां पर 2 लाइट पॉइंट है, तो ऐसे लिखो। तो ऐसे लिखने से हमें पता चल जाएगा कि मशीन जहां पर लगा हुआ है वहां पर लाइट पॉइंट का खर्चा हम लोग का कितना है। तो ये हो जाएगा 1600 पर मंथ। अच्छा ये पर मंथ के वहां लिख देते हैं, ये तो ईयर नहीं है कि मुझे यहाँ लिख देते हैं 1600, ठीक है। अच्छा लाइटिंग चार्जेस के बाद हो गया, द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। तो फोरमैन का जो सैलरी, तो फोरमैन का सैलरी फिक्स्ड होता है, यहाँ पर लिखेंगे फोरमैन सैलरी। क्योंकि सबसे बड़ा बात है यहाँ मैंने वेरिएबल लिखा है, तो अब देखो वेरिएबल लिखने से, वेरिएबल का मतलब होता है वो खर्चा जो प्रोडक्शन यूनिट पे चेंज होता है, ठीक है। मशीन एक्सपेंसेस का मतलब वो नहीं होता है। तो फोरमैन का सैलरी यूनिट कम या ज्यादा से कोई मायने नहीं रखेगा, उनको जो काम दिया गया है उनको उनके काम का सैलरी मिलेगा, चाहे मशीन मतलब चाहे प्रोडक्शन 2 यूनिट हो या 2000 यूनिट हो। फोरमैन अपने जो टाइम वो काम करते हैं उसका 1/6 जो है वो मशीन के वहां डिवोट करते हैं। द मंथली रेंट बोला है, रेंट हो गया यहाँ पर 30,000। अच्छा लाइटिंग चार्जेस, और द फोरमैन इज पेड ए मंथली सैलरी ऑफ कितना बोला है? 19,200, ठीक है। मंथली सैलरी है जो 19,200 है, ठीक है। अब ये इनको दिया जाता है पूरे मंथ के लिए काम करने के लिए, लेकिन हम लोग मशीन पे इसका खर्चा चेक करना चाहते हैं। तो 19,200 का कितना अमाउंट हमें मशीन के खर्चे के लिए देखना चाहिए, जितना टाइम वो मशीन पे डिवोट करते हैं। तो 1/6, तो इसका भी 1/6 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनका कितना खर्चा मशीन के लिए हो रहा है ना। तो 1/6 करने पे कितना आएगा? देखो कितना आ रहा 3200। है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और क्या बोला है? द मंथली रेंट, रेंट का तो शायद मैंने कर लिया, नहीं रेंट नहीं किया। रेंट कितना है? रेंट फिक्स्ड होगा 30,000 है, क्योंकि वो यूनिट चेंज पे चेंज नहीं हो सकता है, वेरिएबल खर्चा तो कभी नहीं होगा, है ना। रेंट कितना है? रेंट है मंथली 30,000, ठीक है। लेकिन रेंट का हम लोग एपोर्शन करेंगे क्योंकि ये पूरे डिपार्टमेंट का है, बोला है देखो मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, नीचे बोला था, दिखा देते हैं। अब ये देख लेते हैं मशीन कितना जगह लेके ऑक्युपाई कर रखा है, 1/4, ठीक है। तो 1/4 यानी यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। 1/4 मशीन का है, तो मशीन का एरिया जितना है यानी 7,500 हमें मशीन के लिए दिखाना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद और कौन सा खर्चा है? अच्छा इंश्योरेंस बोल रखा है, इंश्योरेंस बोल रखा है कि कितना है? 1% पर एनम ऑन 1 करोड़, यानी मशीन के खर्चे के ऊपर, नॉर्मली मशीन के खर्चे के ऊपर ही इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस यहाँ पर लिखेंगे। इंश्योरेंस फिक्स्ड क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का खर्चा प्रोडक्शन पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा, क्योंकि नीचे तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिख रखा है। तो 1 करोड़ पे 1% और 1% कैसा है? 1% है पर एनम, तो ये मल्टीप्लाई करने से 1 साल का मिलेगा। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 1 साल का?
70 है, 20 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया पर ईयर, इंश्योरेंस का खर्चा 1 लाख पर ईयर हो गया, लेकिन हमें मंथली चाहिए तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 12 करेंगे, तो 12 करने से कितना होगा, ये आ रहा है 88333। ठीक है, 8333। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं, टोटल करके देखो कितना हो रहा है। मैम सन्ड्री एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंस, ओ अच्छा 900 पर मंथ। अच्छा, ऑयल ये सब पर मंथ जो है 900। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है ये यहाँ पर दे सकते हैं। ऑयल एटसेट्रा 900 पर मंथ, तो 900 पर मंथ। प्रोडक्शन पे तो डिपेंड करता है, इसको तो वेरिएबल में भी डाल सकते थे। हाँ, वेरिएबल में भी दे सकते हैं। देखो, अगर तुम लोग वेरिएबल फिक्स्ड ये सब कुछ भी नहीं लिख के डायरेक्ट भी दिखाते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखाने से बेटर होता है। ये देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन का सन्ड्री एक्सपेंसेस फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। नॉर्मली देखो, ऑयल वगैरह का यूज जो है वो वेरी करता है, वो हमेशा एक जैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ऐसे सोच सकते हैं कि पर मंथ बोल दिया है तो कोई खर्चा पर मंथ इतना है, हम लोग तभी बता सकते हैं ना कि अगर हमें पता है कि वो एक्चुअली कितना होता है ना। हम लोग तभी बता सकते हैं कि मेरा मंथली खर्चा जब हम बता रहे हैं तो मेरा नोन फैक्ट हो गया बेसिकली। तो 900 पर मंथ बोल रहा है, इसी सेंस में दिए, बाकी यहाँ पर भी दोगे तो उतना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में ये ऑयल एटसेट्रा जो है ये हम लोग चाहे तो वेरिएबल में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड। नॉर्मली देखो, ये बेसिकली प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन के यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सोचो एक बार, ये बताओ कि ऑयल मान लो लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह मशीन मशीन में के यूज के ऊपर। यूज के ऊपर, इसीलिए वेरिएबल में नहीं देके फिक्स्ड में देना पड़ेगा। समझ में आया, यूज के ऊपर डिपेंड करेगा मशीन के। वेरिएबल मतलब अगर यूनिट कम प्रोड्यूस होगा तो ऑयल वगैरह का खर्चा कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी मशीन यूज में नहीं होता है, फिर भी उसे स्मूथ रन करवाने के लिए मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है, तो उसमें तो ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तभी करेंगे। ठीक है, और जब नया नया रहता है मशीन तो उसमें उतना जो है ये सब ऑयलिंग वगैरह का खर्चा नहीं होता है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली अगर देखो तो यूनिट प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड नहीं होता है। 8333 और ये हो गया 900, तो टोटल कितना हो जाएगा 97,366। अच्छा, 97,366 ये हो गया पर मंथ का। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कितने से डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड होगा, मशीन कितना टाइम रन कर रहा था, ये देखो 4380 4380 4380 पर ईयर। ठीक है, तो ये हम लोग का तो पर मंथ का है, तो कितने से डिवाइड होगा, पर ईयर का है या पर ईयर ऑन द एवरेज। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा खर्चा आया, ये तो हम लोग का मंथली आ गया, तो डिवाइडेड बाय ये मंथली खर्चा है, तो मंथली कितना हो जाएगा 4, ये कितने से डिवाइड करेंगे, 4380 से करने से तो नहीं होगा, कैसे होगा 256 आएगा ना, 4380 से करने से तो नहीं होगा। ये देखो, ये है 97366, ये कौन सा खर्चा है, ये है पर मंथ का खर्चा, तो पर मंथ मशीन कितना चलता है वो देखना पड़ेगा। एक साल में इतना, तो पर मंथ कितना चलता है, 4380 डिवाइडेड बाय कितना करें, डिवाइडेड बाय 12। 1.85 আসছে আমার। 1.85 तो नहीं है, एक मिनट। अगर ये हम लोग का मंथली खर्चा है तो हमें डिवाइड भी तो मंथली से ही, मतलब रनिंग जो है उससे करना चाहिए ना। तो रनिंग खर्चा कितना, मतलब कितना टाइम चल रहा है वही उससे कर। 365 पर मंथ डिवाइडेड बाय 12। नहीं, ये 438 97366 বাই 12 তারপর বাই 4380 मैम ये এরকম করে मैम দিন। 43 में पर ईयर का है और इसको मंथ में कैलकुलेट करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो फिर 365 आएगा ना।
अच्छा इस हाँ ये पर मंथ का इसको कैसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पर मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक हो रहा है, देखो 97,366 ये मेरा पर मंथ का है। अगर डिवाइडेड ये पर मंथ का है, अब डिवाइडेड बाय इसको क्या बोल रहे हो, 12 करें। 4380 जो हाँ मेरा पड़ी है उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। हाँ 4380 इसको डिवाइड, এভাবেই করেছি। हाँ हाँ ठीक हाँ है। 4380 उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये पर मंथ का है, ये पर मंथ का है तो हमें पर मंथ से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्टली इससे डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, डिवाइडेड बाय 4380 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो 365, तो 97366 डिवाइडेड बाय 365। 266.76। अच्छा 266.75 आ रहा है, ठीक है 266.75। अच्छा अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, तो देखो टोटल कितना हो रहा है, ये 382.86। 382.86 ये हो गया मशीन आवर रेट, ठीक है इस तरह से कैलकुलेट हो, बस यही पूछा था जी भाई। अच्छा इलास्ट्रेशन 7 देखो क्या बोल रहा है, ए मशीन्स ऑफ कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है 3 मशीन है, तीनों मशीन का कैपेसिटी जो है वो इक्वल है, ठीक है तीनों मशीन का कैपेसिटी जो है वो इक्वल है। टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, ठीक है इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 9 ऑपरेटर्स को रखा गया है, 3 मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए 9 ऑपरेटर्स को रखा गया है, 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन, ठीक है तो 3 मशीन जो है उसके लिए 9 ऑपरेटर्स रखे गए हैं और एक एक मशीन पे 3 3 लोगों को काम पे रखा गया है, ठीक है ऑपरेटर आर पेड 20 पर आवर, ऑपरेटर को घंटे में 20 रुपए दिए जाते हैं। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, जो फैक्ट्री वर्कर्स है वो फैक्ट्री में काम होता है 48 आवर्स इन ए वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम, तो 4 आवर सेटअप टाइम होता है और नॉर्मली सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव होता है जब तक हमें ना बोले कि ये प्रोडक्टिव है, क्योंकि जब सेटअप चलता है तब प्रोडक्शन नहीं चलता है, तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था तो हमें इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं हुआ, ठीक है तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमें इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कितने दिन का कैलकुलेट होगा, वो हो जाएगा हम लोग का बोला है फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है, तो अगर हम लोग इसी डेटा से इफेक्टिव मशीन आवर रेट निकालते हैं तो वो 4 वीक का निकलेगा, ठीक है 4 वीक का निकलेगा, सॉरी 1 वीक का निकलेगा, 4 वीक बोल रहे हैं 1 वीक का निकलेगा। अच्छा फिर देखो द वर्क इज ज्वाइंटली डन बाय ऑपरेटर्स, काम ऑपरेटर्स मिलके करते, द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स, ऑपरेटर को 48 आवर्स का पे किया जाता है, करना भी पड़ेगा, मशीन सेटअप हो या जो भी हो वो तो 48 आवर्स ही बिता रहे फैक्ट्री में, अब सेटअप करने पे 4 घंटा लगता है मशीन का, इनसे उनका क्या लेना देना, उनको तो 48 आवर्स का ही पे करना पड़ेगा, अब मशीन सेटअप पे भी तो वही हेल्प करते हैं ना, अब जो भी हेल्प करे या ना करे अगर वो 48 आवर्स काम करे तो उनका पेमेंट 48 आवर्स का ही होगा अगर वो प्रेजेंट है तो वहां पर। इन एडिशन दे आर पेड ए बोनस, इनको बोनस में मिलता है 10% ऑन प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम पे 10% बोनस मिलता है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ए 13 4 वीकली पीरियड, अब इसका क्या मतलब होता है, कॉस्ट आर रिपोर्टेड मतलब कितना खर्चा हो रहा है इसका एक रिपोर्टिंग करना पड़ता है, मतलब पता करना पड़ता है ना, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट वगैरह है उनको बताना पड़ता है कि कॉस्ट वगैरह जो है वो कितना आ रहा है, उसको कैसे रिपोर्ट करने के लिए बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड का मतलब क्या होता है, मेरा ओपन बोर्ड बंद कैसे हो गया, 1 मिनट रुको, ओपन बोर्ड निकालते तो वहां पर लिख के दिखाने में मुझे आसानी रहेगा। हम्म
तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, 13 वीकली पीरियड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो 13 वीकली पीरियड का मतलब कॉस्ट क्या क्या हो रहा है इसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कब करना पड़ेगा, अब रिपोर्टिंग टाइम जो है अब ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से तय करता है। ठीक है, कोई बोल सकता है कि मंथली दिखाओ, कोई बोल सकता है कि वीकली दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये हो गया कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करना है, हमें रिपोर्टिंग करना है 13 4 वीकली पीरियड। 13 4 वीकली पीरियड कैसे हुआ, गुड इवनिंग स्नेहाशीष। देखो एक साल में 52 वीक होता है। ठीक है, अगर हमें 4 वीकली पीरियड में रिपोर्टिंग करना है, मतलब 4 हफ्ते में एक बार, तो पूरे साल में कितना बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब समझा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन नहीं भी समझ में आ सकता है ना। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक साल 1 ईयर मतलब 52 वीक होता है, ये सभी को पता है 1 ईयर मतलब 52 वीक होता है, और अगर रिपोर्टिंग करना है 4 वीकली पीरियड में, मतलब 4 हफ्ते में एक बार रिपोर्टिंग, फिर 4 हफ्ते में एक बार रिपोर्टिंग, तो इसका मतलब हमें 4 हफ्ते में अगर एक एक बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें कितना बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ये बोलो, बोलो कितना बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। बोलो, ये तो सिंपल मैथ्स, मतलब 13। 13 टाइम हुआ ना, तभी तो 13 लिखा हुआ है। ये लाइन लग सकता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। इसका वैसे ज्यादा अभी अभी कुछ रेलिवेंसी नहीं है। ये देखो 4 हफ्ते में एक एक बार रिपोर्टिंग करना है, यानी 13 बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, यही बोला गया है। द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर। कंपनी अपना मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटर के वेजेस को भी इंक्लूड कर रही है। तो मुझे बता सकते हो ये कौन सा रेट होगा। थोड़ा सा बैक में जाते हैं, 3 तरह का रेट था, सिंपल था, कॉम्प्रिहेंसिव था, और एक क्या था याद नहीं आ रहा है मुझे। तो मुझे बोलो ये कौन सा है, ये कौन सा रेट है। अगर ऑपरेटर का वेजेस भी इंक्लूडेड हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, जो भी हो तुम लोग कॉम्प्रिहेंसिव। देख, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। ठीक है, एक बार कॉपी में देखोगे मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, सॉरी ये यहाँ पर अवेलेबल, देखो ये लाइन भी समझना पड़ेगा। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। ये जो फैक्ट्री का ओवरहेड है, ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा जो है, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा जो है ये अप्लाई करना है कॉस्ट सेंटर पे। अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये तुम लोग बेसिक क्लास में देखोगे कि जिन लोगों ने किया है या फिर अगर सुने हो क्लास तो देख सकते हो। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जिसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी चीज का, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखो मशीन शॉप का। ठीक है, मतलब मशीन का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट सेंटर क्या हो गया, मशीन शॉप। अब कॉस्ट सेंटर पर्सनल हो सकता है, इम्पर्सनल, जैसे ये इम्पर्सनल है क्योंकि ये मशीन है, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन है 52,000। ठीक है, अच्छा तो इससे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन, कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन, पावर बता दिया है। ठीक है, 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, 80 पैसे पर यूनिट, नो पावर इज यूज ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स। अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर कैसे है, रेंट पर एनम, हीट लाइट पर एनम, फोरमैन सैलरी पर एनम, एंड ऑन एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम। हमें बोला है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर ए 4 वीक पीरियड। ठीक है, तो हमें एक हफ्ते का कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि मशीन जो रन कर रहा है उसका कॉस्ट कितना है, लेकिन किस बेसिस पे, फॉर ए 4 वीक पीरियड। ठीक है, 4 हफ्ते में मशीन चलने का खर्चा क्या है ये कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव मशीन आवर, पहले इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करेंगे। इलस्ट्रेशन 7,
इफेक्टिव मशीन आवर, लेकिन इफेक्टिव मशीन आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 4 वीक पीरियड, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हमें बता दिया है कि मशीन का खर्चा निकालो, लेकिन 4 वीक पीरियड का निकालो। ठीक है, 4 वीक पीरियड का निकालो। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स माइनस सेटअप आवर्स। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर्स फोर वीक में कितना होगा। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि कंफ्यूजिंग लग सकता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा ऐसे लग सकता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 4 वीक में मशीन कितना रन करता है। तो उसके लिए कहां पर हमारा इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक देखो ये दिख रहा है, एक सेटअप का टाइम दिख गया मुझे। द फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है। तो एक हफ्ते में अगर 48 आवर्स काम होता है तो 4 वीक में कितना होगा, टोटल 48 आवर्स काम होता है, बता दिया है। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है। तो 4 हफ्ते में कितना होगा, 48 इंटू 4। ठीक है, 192। 192, अच्छा लिख लेते हैं 192। ठीक है, ये क्या है 48 जो है ये आवर्स है, ये वीक है। ठीक है, अच्छा अब सेटअप टाइम कितना हो जाएगा, सेटअप टाइम कितना बता रहा है, इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम। इसमें 4 घंटे सेटअप टाइम इंक्लूडेड है, 48 में 4 घंटे सेटअप टाइम इंक्लूडेड है, 4 आवर्स सेटअप टाइम है। तो अगर 48 आवर्स 1 वीक का बताया था, तो ये सेटअप का 4 घंटा भी 1 वीक का ही बता रहा होगा। लैंग्वेज पढ़ के देख लो, द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम, वो भी 1 वीक का होगा। तो यहाँ पर सेटअप टाइम कितना लगा है, क्या 4 से माइनस कर दे, तब तो गलत हो गया। ये 4 हफ्ते का है और ये 1 हफ्ते का, दोनों बैलेंस कैसे होगा, इम्बैलेंस चीजों में कभी भी थोड़ी ना हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये अगर 4 हफ्ते का टाइम है, ये भी 4 हफ्ते का लगाओ, तो 4 आवर्स 4 वीक में कितना हो जाएगा, 16 आवर्स। ठीक है, 16 आवर्स हो गए, माइनस करके बताओ कि कितना इफेक्टिव टाइम हुआ। 176। 176 आवर्स ये हो गया इफेक्टिव टाइम। तो पहला स्टेप हम लोग का हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, मतलब मशीन को चलाने का खर्चा। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन, एक मशीन का खर्चा बोला है, वन मशीन, लेकिन फॉर 4 वीक पीरियड का बोला है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग या फिर फिक्स्ड, जो भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस या फिर फिक्स्ड, एक ये खर्चा हो जाएगा। और दूसरा, अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं मशीन एक्सपेंस बोल के, जैसे वेरिएबल लिखा था मशीन एक्सपेंस लिखते हैं, ताकि तुम लोग का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट ना रहे, मशीन एक्सपेंसेस बोल के लिखा, डेप्रिसिएशन में कोई डाउट ना रहे, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन को अलग तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑपरेटर है कुछ। ठीक है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का एक काम करते हैं, पहले फिक्स्ड खर्चा देख लेते हैं। नीचे ना कुछ फिक्स्ड खर्चा लाइन बाय लाइन दे रखा था, एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखो, एपोर्शन टू द कॉस्ट सेंटर, रेंट फिक्स्ड है, हीट एंड लाइटिंग फिक्स्ड है, फोरमैन सैलरी फिक्स्ड है, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम, ये सब फिक्स्ड खर्चा दे रखा है। तो फिक्स्ड खर्चे को लाइन बाय लाइन लिख ले। तो पहले लिख लेते हैं रेंट। ठीक है, और ये हम लोग पर एनम ही कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे वीक में। ठीक है, वीक में करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मंथ में नहीं करना है। रेंट है 5400 पर एनम। अच्छा, उसके बाद है हम लोग का हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड लाइटिंग है 9720, 9720 पर एनम। कहाँ चला गया, ये रहा। फोरमैन सैलरी 1296, 960 फोर। ম্যাম হ্যাঁ বলছি বলো। যে এই স্ট্যান্ডিং চার্জেস আর মেশিন এক্সপেন্সটা করে মানে ভাগ না করলে হবে মানে পরীক্ষার সময় সব ডাইরেক্ট হ্যাঁ যদি লিখে দিই একসাথে। হ্যাঁ করতে পারো, অসুবিধা নেই, কিন্তু করাটা মানে করলে বেশি ভালো হয় আর কি। কারণ প্রেজেন্টেশন গুলো এইভাবেই ইনস্টিটিউট দিয়েছে, তো তো করলে ভালো হয়। তো একদম যদি মনে হয় খুব কনফিউজিং মনে হচ্ছে, আমি করতে পারছি না, তাহলে না করে করলেও অসুবিধা কিছু নেই। কিন্তু হতে পারে কি একটু হাফ মার্কস 1 মার্কস কাটতে পারে, কিন্তু না করে করলে এরকম নয় কি পুরো জিনিসটাই ভুল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু করলে ভালো হয়, তাহলে ওটা পুরো পারফেক্ট প্রেজেন্টেশন হবে। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000।
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये हम लोग का फिक्स चार्जेस पर एनम आ जाएगा, तो टोटल कर लो कितना होता है। 5400 प्लस 9720 प्लस 12,960 प्लस 18,000, मैम 46,080। 46,080, ठीक है। ये हम लोग का हो गया फिक्स चार्जेस। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मशीन कितना यूज हो रहा है उसके ऊपर, मतलब वीकली पर आवर बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस फॉर वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड, क्योंकि इसे हमें 4 वीक पीरियड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे को उसी तरह से दिखाने के लिए बोला है। तो कितना होगा देखो, 46,080 रुपीज। ये कितने दिन का है और कितने मशीन का है, ये सोचो। सबसे पहले 46,080 ये हम लोगों को क्या बोल रखा है, कॉस्ट सेंटर का खर्चा, ठीक है। अब कॉस्ट सेंटर में कितने मशीन है, कॉस्ट सेंटर में 3 मशीन है। हम लोग कितने मशीन का खर्चा निकाल रहे हैं, कॉस्ट सेंटर में 3 मशीन है, हम लोग कितने मशीन का खर्चा निकाल रहे हैं, बोलो। एक का 1 तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा ताकि हमें एक मशीन का खर्चा पता 3। चले। 3 डिवाइडेड बाय 3 करने से हमें एक मशीन का खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है 1 साल का, ठीक है। 1 साल का खर्चा दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 वीक का, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो एक मशीन का पता चल गया। एक मशीन का खर्चा है 15,360 पर एनम, ठीक है, पर एनम, ठीक है। ये कितने वीक का हुआ, अगर 1 साल में कितना वीक होता है बताओ, 1 साल में कितना वीक। हाँ 52 हाँ 52, तो 52 वीक से डिवाइड करेंगे तो एक एक वीक का मिलेगा, और हमें 4 वीक का निकालना है, तो इनटू क्या करेंगे 4, ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लग सकता है तुम लोग को, मतलब नहीं हुआ है तो इसी वजह से नहीं हुआ होगा। यहाँ पर खर्चा हमारा 1 साल का निकला, एक पहले तो 3 मशीन का निकला, क्योंकि ये सारे खर्चे जो गिवन थे ये पूरे कॉस्ट सेंटर के गिवन थे, और पूरे कॉस्ट सेंटर में 3 मशीन था, हमें एक मशीन का निकालना है। तो पहले हम लोगों ने एक मशीन का खर्चा निकाल लिया, पर एनम फॉर 1 मशीन, ठीक है। ये पर एनम 1 मशीन का आ गया। और 1 साल यानी 52 वीक, अगर इसी खर्चे को डिवाइडेड बाय 52 वीक करते हैं तो पर वीक का खर्चा निकल गया, और हमें 4 वीक का चाहिए, क्योंकि 4 वीक का कैलकुलेशन करने बोला है, जो कि हो रहा है हम लोग का कितना आ रहा है 1182। 1 अच्छा 1 ये वाला आ रहा है, तो 181.54 118.81.54। 118। यस अच्छा ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, और भी कुछ फिक्स्ड खर्चा आ सकता है। देखो और कुछ फिक्स्ड खर्चा लिख लेते हैं, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन लिखा था तो मैंने वहां पर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, वेजेस था वेजेस चेक करते हैं, एक सेकेंड। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर्स, फिर यहाँ पर 8 आवर्स बोला था, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, नीचे देखते हैं। ये देखो वेजेस, ठीक है। द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर इट इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर एंड आल्सो रिकूप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन, ठीक है। तो हमें वेजेस का कैलकुलेशन करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद वेजेस। वेजेस भी हमारे फिक्स्ड में होगा, लेकिन ये क्योंकि इस तरह से एक ही बार में हो जाएगा तो इसको पहले एक बार में कर लिया, फिर वेजेस भी लिख लेते हैं, ठीक है। वेजेस देखते हैं, वेजेस का खर्चा कितना होगा, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, पावर दिया है, वेजेस का इंफॉर्मेशन कहाँ दिया है, कॉस्ट ये तो हो गया नीचे का, ये मैंने इसीलिए पहले ही कर लिया। पावर मैम पावर भी फिक्स में जाएगा, कहाँ पर दिया है वेजेस, पावर भी फिक्स में जाएगा। नहीं पावर, पावर मशीन एक्सपेंसेस में देंगे। लाइट पॉइंट अगर होता है तो वो फिक्स्ड में जाएगा, ठीक है। पावर जो है वो हम लोग मशीन के, मशीन एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो खर्चा मशीन के चलने पे होगा, प्रोडक्शन के साथ नहीं। पावर मशीन के चलने पे होगा कि नहीं, मतलब मशीन रनिंग पे होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पावर का खर्चा। मशीन रनिंग पे। हाँ तो ये मशीन पे देंगे। पहले हम लोग ना एक बार वेजेस ढूंढ लेते, वेजेस का इंफॉर्मेशन कहीं दिख रहा है तुम लोगों को। मैम शायद वो फोरमैन सैलरी वही था भी। अच्छा देख लेते हैं।
मैं ऊपर में दिया हुआ नहीं, 20, फोरमैन सैलरी तो लिख लिया, यहाँ पर बोला था ना ऑपरेटर ऊपर में 20 हाँ पर हाँ आवर। ये 20 पर आवर बेसिस पे दिया जाता है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर को दिया जाता है 20 रुपीज पर आवर, तो ऑपरेटर वेजेस लिख देते हैं इसे, ठीक है, ऑपरेटर वेजेस, तो ये दिया जाता है ₹20 पर आवर, मतलब 1 घंटे के लिए दिया जाता है ₹20, ठीक है। तो ये बताओ कि फैक्ट्री में कितना टाइम काम होता है और हम लोग कितने टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फैक्ट्री में 4 हफ्ते में कितना टाइम काम होता है, उसी का हमें वेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर को तो हमें ये इस पे वेजेस देने से नहीं होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है 4 वीक पीरियड का खर्चा, तो 4 वीक में मशीन इतना टाइम 192 192 लेना पड़ेगा, 176 लेने से नहीं होगा, ये 4 वीक में मशीन का इफेक्टिव रनिंग है। लेकिन ऑपरेटर थोड़ी ना है कि मशीन मेरा सेटअप में था तो ऑपरेटर का 16 घंटे का चार्जेस काट लेंगे, नहीं चलेगा ना, तो 192 ही लेना पड़ेगा। तो 192 कैसे आया है, 48 आवर्स इंटू 4 वीक, इतने टाइम के लिए 20 रुपए करके दिए जाएंगे। और कितने ऑपरेटर को रखा गया है, एक एक मशीन देखो, टोटल 9 ऑपरेटर थे, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा टोटल 9 ऑपरेटर थे, और एक एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए 3-3 ऑपरेटर को रखा गया था, ये देखो 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो एक ऑपरेटर का निकाल लिया हम लोगों ने, इंटू 3 इंटू 3, इसीलिए इंटू 3 होगा। अब बताओ मुझे एक बार कितना हो रहा है, 176, ये दोनों 11520 111 या 10560, देखो मेरा तो इतना आया, ये दोनों 11520 अच्छा 11520। अच्छा तो मेरा 20 इंटू 192 और फिर इंटू 3 4 इंटू 60 कर लेते हैं, अच्छा हाँ ठीक है 11520, अच्छा ये आना चाहिए ऑपरेटर वेजेस। नेक्स्ट देखो कौन सा खर्चा होगा, नेक्स्ट यहाँ पर और भी आएगा, और देखो क्या था यहाँ पर एक बोनस भी बता रखा था, ठीक है, बोनस का खर्चा भी यहाँ पर बता रखा था, वो भी होना चाहिए, चेक करते हैं, बोनस 10%, 10% ऑफ ये देखो प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है, इन एडिशन इनको बोनस भी दिया जाएगा, तो बोनस जो है मशीन चलने पे तो डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए फिक्स्ड होगा, ठीक है। और बोनस कैसे दिया जाएगा, बोला है कि बोनस इन एडिशन दे आर पेड ए बोनस ऑफ 10% ऑन प्रोडक्टिव टाइम पे दिया जाएगा, तो कौन सा टाइम लेना पड़ेगा, कौन सा टाइम लेना पड़ेगा, प्रोडक्टिव टाइम पे 176 176, तब हम लोग 176 लेंगे जो कि हम लोग का प्रोडक्टिव टाइम है, तो 176 आवर्स पे बोनस दिया जाएगा 4 वीक पे, ठीक है। और 10% इसका 10%, अच्छा ये जो है इसका 10% दिया जाएगा, लेकिन वेजेस का रेट क्या होगा। अब अगर हमें बोनस का अलग से कोई रेट नहीं बताया तो हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं कि जितना इनको वेजेस दिया जाता है उसी बेसिस पे इनको बोनस, बोनस मतलब क्या एक्स्ट्रा, ठीक है, तो और भी 20 रुपीज पर आवर करके हम लोग दे देंगे इनको, ठीक है। और 3 लेबर को ही देना पड़ेगा क्योंकि एक मशीन पे 3 ऑपरेटर है ये लोग, ठीक है, एक मशीन पे 3 ऑपरेटर लगे हुए हैं, उनको उनके वेजेस के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा, लेकिन वो बोनस जो होगा वो 176 आवर्स पे जितना होता है उसका 10% दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्टिव वेजेस का प्रोडक्टिव आवर्स, अब आवर्स के ऊपर मल्टीप्लाई 10% करोगे तो आवर्स ही आएगा, तो किसी को क्या बोनस आवर्स में पे करोगे, नहीं, ये तो लैंग्वेज है बोलने का, हमें अगर हमें ये बोला गया है यानी 176 आवर्स पे जितना कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा उसका 10% देना पड़ेगा। अगर बोनस का अलग रेट बता देता तो वो ले लेते 3 ऑपरेटर के लिए, लेकिन रेट नहीं बताया तो हम लोग नॉर्मल वेजेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 176 इंटू 20 इंटू 3 और इस पे 1056 अच्छा 1056, ठीक है। अच्छा और बाकी यहाँ पर जो भी खर्चा है वो वेरिएबल मतलब मशीन एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है, तो इसको पहले टोटल कर लेते हैं, देखो टोटल करके बताओ कितना हो रहा है, मतलब ये सारा चीज 1181.54 और ये 11520 2323, 137 अच्छा मेरा है 13757.54। हाँ यही होना चाहिए, मेरा शायद कुछ मेमोरी प्लस हो रखा है इसलिए गलत कैलकुलेशन दिखा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, या फिक्स चार्जेस लिख सकते हो, एक ही बात है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 4 वीक का हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस, और उसके साथ हम बताते जाते हैं क्यों ये सारे खर्चे मशीन एक्सपेंसेस में हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। मशीन एक्सपेंसेस में क्या क्या खर्चा आएगा, पहले आ जाएगा हम लोग डेप्रीशिएशन। अब देखो डेप्रीशिएशन हमें कैसे गिवन था, डेप्रीशिएशन रेट में गिवन था, ठीक है, तो रेट में गिवन होगा तो प्रेफरेबल क्या होगा,
बोलो, रेट में गिवन होने से कहाँ लिखना चाहिए? फिक्स्ड में लिखना चाहिए, मशीन डिस्टेंस फिक्स्ड में लिखना चाहिए। लेकिन हम लोग मशीन एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अगर लिखते, मान लो यहाँ पर हम मशीन एक्सपेंसेस नहीं लिख के यहाँ पर हम लिखते वेरिएबल, तो क्या यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखना सही होता? नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसा एक चीज है, एसेट को यूज करो या ना करो वो डेप्रिशिएट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है। वेरिएबल और मशीन एक्सपेंस एक चीज नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। बाकी रेट है तो उस पे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो कितना है, डेप्रिसिएशन है 52,000 का मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन 10% लगाने के लिए बोला है, ठीक है, 10% लगाने के लिए बोला है पर एनम। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लगा लेते हैं, तो इसमें हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? देखो इसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा, चेक करो कितना हो रहा है पर एनम, कितना होगा? ये हो जाएगा मैं ये क्वेश्चन लिख लेगा 52,000। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट 52,000। 5200 हाँ, ये हो गया 5200, ठीक है। अब ये 10% अगर पर एनम है तो ये वाला आंसर कितने टाइम पीरियड का आया? अगर ये पर एनम है, 10% हर साल लगेगा, तो 5200 क्या आया? पर एनम एक आया। साल का एक साल तो ये कितने वीक का आया? ये बताओ, ये कितने वीक का आया? 52 वीक अच्छा, 52 वीक, तो डिवाइडेड बाय 52 कर लेते हैं। 52 वीक, हमें कितने वीक का चाहिए? हम लोग को 4 हर एक वीक्स 4 वीक 4 वीक, तो इंटू 4 वीक इस तरह से होगा। 400 अब होगा। बताओ, 400। अच्छा, 400 हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, डेप्रिसिएशन के बाद कौन सा खर्चा लिखेंगे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये मशीन चलने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मशीन का रिपेयर्स मेंटेनेंस ऐसे ही डेली बेसिस पे भी लगता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर वीक पर मशीन 60 रुपीज का, ठीक है। तो 60 रुपीज बता रखा है, और वो भी पर वीक पर मशीन। हमें पर मशीन का कैलकुलेट करना है, अच्छा बात है, हमें एक मशीन का बता दिया है, लेकिन एक वीक का बताए, हमें कितने वीक का चाहिए? 4 वीक इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 वीक करो, कितना आ जाएगा? 240, 240 ठीक है। अच्छा, रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया। नाउ हम लोग करेंगे कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये देखो कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह का कंजम्पशन बता रहा है। तो ये क्या है? ये है पर मशीन, एक एक मशीन पे 75 रुपीज का खर्चा होता है, ठीक है। तो ये एक मशीन पे 75 रुपीज का खर्चा होता है, ठीक है, एक मशीन का बता रखा है, लेकिन एक हफ्ते का बता रखा है। ये देखो पर वीक, तो फिर इस पे भी क्या करेंगे? इंटू 4 वीक कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें 4 वीक का कैलकुलेट करना है, इसीलिए बार बार इंटू 4 वीक कर रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है? 300 300। अच्छा, कंज्यूमेबल के बाद हम लोग लिख देते हैं पावर, क्योंकि पावर का कंजम्पशन जो है वो यूनिट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब मशीन एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है। अब पावर, और पावर फिक्स नहीं होगा, ठीक है, पावर फिक्स नहीं होगा, क्योंकि पावर तो मशीन के यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये देखो 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। पावर का कंजम्पशन कैसे बोला है कि 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, एक मशीन 1 घंटा चलने पे 20 यूनिट पावर कंजम्पशन करता है, और पावर का रेट है 80 पैसा पर यूनिट। नो पावर इज यूज ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स। सेटअप आवर्स में कोई पावर का यूज नहीं होता है। इसका मतलब एक वीक में, सॉरी 4 वीक में कितना पावर कंजम्पशन होता है वो कौन से आवर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरे 4 वीक में इतना टाइम मशीन चलता है, इतना अनप्रोडक्ट 176 176, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन हमें 176 लेना पड़ेगा आवर्स में, क्योंकि 176 इसीलिए लेंगे क्योंकि जब सेटअप होता है तो पावर कंजम्पशन नहीं होता है। तो 176 आवर 4 वीक में पावर कंजम्पशन का बेस हो जाएगा, आवर्स इतना लेना पड़ेगा। 1 घंटे में 20 यूनिट कंजम्पशन होता है, तो इतने घंटे में ज्यादा होगा, इंटू 20 यूनिट, ठीक है, इतने घंटे में ज्यादा होगा, और भी कुछ यूनिट बढ़ जाएंगे। और एक यूनिट का 80 पैसा है, एक यूनिट का 80 पैसा है, तो फिर इतने यूनिट का कितना हो जाएगा? इंटू 0.80।
176 आवर्स चलने पे, 1 घंटा चलने पे 20 यूनिट, तो 176 आवर्स चलने पे इतना यूनिट, और 1 यूनिट पे 80 पैसा, तो इतने यूनिट पे कितना हो जाएगा? तो 2816। अब टोटल कर लो यहाँ पर, ये वेरिएबल को मतलब मशीन एक्सपेंसेस को टोटल करो। 3756। 3756, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों को टोटल कर देंगे और लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पर कुछ रेट नहीं कैलकुलेट करने बोला था, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बोला गया था कि कॉस्ट निकालो एक मशीन का 4 वीक के लिए, तो कॉस्ट ऐड कर दो। ये कॉस्ट निकल गया हमारा 4 वीक का, ये भी हमारा 4 वीक का निकल गया, इसलिए मैंने पर आवर या फिर पर मंथ ऐसा पर आवर या फिर कोई रेट के कॉलम हम लोगों ने यहाँ पर नहीं यूज किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कुछ रेट नहीं कैलकुलेट करने बोला है, मशीन आवर रेट नहीं बोला है कि 1 घंटा चलने पे मशीन का खर्चा कितना है। यहाँ पर बोला है 4 वीक का मशीन का खर्चा कैलकुलेट करो, तो 4 वीक का कर लिया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से कितना आता है बताओ? उतना ही हो जाएगा, मतलब 13। 17513.54। अच्छा 17513.54, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस इतना हो गया। ये बी लिख लो, ये एक्चुअली ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इसीलिए टाइम लग गया, ठीक है। चलो अब ये 8 नंबर हो गया, अब 2 ही क्वेश्चन बाकी है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड, द फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन ए फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करना है फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस पे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट जो होगा वो हमें कैसे रिकवर करना है? परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। और हम लोग का जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कैसे रिकवर करना पड़ेगा? डायरेक्ट वेजेस के फिक्स परसेंटेज पे। इसका मतलब सिंपल ये होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होगा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वो परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, और जो हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट होगा वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आगे पढ़ के देखते क्या बोला है। The company has furnishes you the following data relating to 2 jobs undertaken. Two jobs undertaken का मतलब है दो जॉब जो है ये कंसीडर किए गए हैं, मतलब कंपनी ने 2 काम लिया है। जॉब 101 एक जॉब का नाम दिया है, मतलब 101 दूसरा जॉब का नाम दिया है 102, ठीक है। जॉब का नाम दिया जाता है कि कौन से कस्टमर ने क्या ऑर्डर दिया था। जैसे तुम लोग अगर टेलर के पास जाओगे तो एक टोकन लगा देता है, ठीक है, कि इतना नंबर काम है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ है ये बता रखा है, और सेलिंग प्राइस बता रखा है। हमें बोला है पहले, देखो 3-4 पॉइंट यहाँ पर पूछ रखा है, पहले कैलकुलेट करने बोला है कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जो रेट गिवन है, सॉरी जो रेट जो है मिसिंग है, वो रेट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो रेट हम लोग एजम्पशन कर लेते, तो पहला आंसर करते फिर बाकी आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 9, लेट, यहाँ पर लिखते हैं लेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये क्वेश्चन में बता दिया था, अभी मैंने 2 बार पढ़ के सुना है ना। ये कितना है? x मान लेते हैं, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रेट एज परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्वेश्चन ही में बता दिया था, ठीक है। हम लोग सिर्फ एजम्पशन ले रहे हैं कि रेट क्या है, ये मान लेते हैं y है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जॉब 1, और यहाँ पर लिख दिया जॉब 1 नहीं है, सॉरी जॉब 101, क्या है इसका नाम, 101 और 102, ठीक है। जॉब 101 और जॉब 102। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जॉब में क्या खर्चा हुआ है, डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा कितना है, 54 और 37,500, 54 और 37,500। डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है, 42-30, वेजेस भी लिख सकते हो एक ही बात है, 42 और यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट खर्चा और कुछ नहीं है, अब है सेलिंग प्राइस। तो डायरेक्ट खर्चा ऐड करने पे जो आता है उसे कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब
प्राइमरी या फिर जो इम्पोर्टेंट है पहला, ठीक है, जो मतलब मेन है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसको डायरेक्ट सारे खर्चे को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 96,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 67,500, ठीक है। अब जैसे ही मटेरियल और लेबर का जुगाड़ हो जाता है, नेक्स्ट हमें खर्चा किसका सोचना चाहिए? लॉजिकली सोचो कि नेक्स्ट हमें खर्चा ये सब हमें फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इस जॉब को मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा उसे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मटेरियल का जुगाड़ हो गया, लेबर जो इन्हें बनाएंगे उनका भी जुगाड़ हो गया। अब कहाँ जाना है? अगर फैक्ट्री ओरिएंटेड काम है तो फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, और फैक्ट्री ओरिएंटेड काम है तभी तो फैक्ट्री का बात हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री का खर्चे को ओवरहेड बोला जाता है, क्योंकि ये सारे खर्चे हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लगेगा? डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज पे। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 42,000, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 42,000 पे जो परसेंटेज है x%, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 42,000 पे x%, तो ये हो गया 42,000 x। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा 30,000 x, ठीक है, 30,000 x। अब ये एक बार लिखने से तो नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पे 42 है, एक जगह पे 30 है, तो ओवरहेड लिख देते हैं एट द रेट ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ एक्स करके है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हो गया। अब ये दोनों को टोटल करने से, इसका भी कॉस्टिंग में एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री में क्या लागत हुआ, फैक्ट्री कॉस्ट इसको बोलते हैं। तो 96,000 प्लस 42,000 एक्स, ठीक है। ये जब तुम लोग को कॉस्ट शीट करवाएंगे तो तुम लोग को ये पूरा डिटेल्स बोलेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये सब आ जा रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी बेसिक क्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब बोला हुआ है। और यहाँ पर हो गया 30,000 एक्स, ठीक है। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट। अब कौन सा खर्चा लगता है? अब लग जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलेंगे, जब खर्चा लगाएंगे ओवरहेड, खर्चा जुड़ जाएगा तो उसे कॉस्ट बोला जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा y% फैक्ट्री कॉस्ट का y, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ y, और वो भी फैक्ट्री कॉस्ट का, मतलब इसका y, ठीक है। तो y परसेंटेज ऑफ दिस वन, तो 96,000 फैक्ट्री कॉस्ट है, इस पे y, ठीक है, इस पे y, तो ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, परसेंटेज है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 67,500 प्लस 30,000 एक्स इंटू कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, टोटल करने से क्या आएगा? टोटल करने से हमें मिलेगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर यहाँ पर हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखता, सेलिंग प्राइस दे रखा है, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ रहता तो वो भी ऐड कर सकते थे, जैसे कि कमीशन दिया जाता है सेलिंग एजेंट को, या फिर डिलीवरी वैन का डिप्रिशिएशन, वो सब तो है नहीं, तो इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि इसके आगे हमारा कोई खर्चा दिया हुआ नहीं है। तो टोटल कॉस्ट कितना आया प्रोडक्शन करने पे? देखो टोटल कॉस्ट आ गया 96,000, ठीक है, 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96, अच्छा ये 1000 होगा, हाँ एक जीरो ज्यादा हो गया, 96,000, हम ये और ये प्लस करके लिख रहे हैं, प्लस 42,000 एक्स और ये वाई हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे? 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस 67,000, इसको भी चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ये दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं 67,500 प्लस 30,000 एक्स और ये वाई हो गया, ठीक है। ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट निकल गया। अगर क्वेश्चन में देखो तो यहाँ हमें टोटल कॉस्ट इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, हमें बता रखा है कि प्रॉफिट है 10% कॉस्ट पे और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम लोग यहाँ से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, देखो टोटल कॉस्ट गिवन, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, कैसे पता चलेगा? ये देखो, अगर ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है? सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बोला है 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो प्रॉफिट 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110, यानी ये अमाउंट 110 के बराबर है, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना चाहिए ताकि हमें कॉस्ट पता चल जाए। तो 1,66,600
50 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। और इसमें भी सेम कर लेते हैं, 1,28,250 डिवाइडेड बाई 120, यहाँ पर 20% बोला है, इंटू 100, ये करने पे हमें इस वाले का प्रोडक्ट, इस वाले जॉब का कॉस्ट जो है वो पता चल जाएगा। तो चेक करते कितना होगा, 166650 और डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, तो ये हो गया 1,51,500। 1,28,250 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये हो गया 1,06,875। अब ये दोनों, इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट इक्विवेलेंट टू दिस वन और ये इक्विवेलेंट टू दिस वन, तो इससे हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, फॉर जॉब 1, जॉब 101, ठीक है, फॉर जॉब 101 96,000 प्लस 42,000 एक्स, 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 प्लस 42,000 एक्स इंटू वाई प्लस 96,000 प्लस 42,000 एक्स इंटू वाई इक्वल वैल्यू है ये वाला 151500, ठीक है, 1,51,500। और जॉब 102, जॉब 102 के केस में यहाँ पर ये है 106, यहाँ से लिख ले रहे 875, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 67,500 प्लस 30,000 एक्स, 67,500 प्लस 30,000 एक्स, 67,500 प्लस 30,000 एक्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज क्या आ रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो हम लोग इस इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 दे देते, ये 2 दे देते, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू 5 कर लेते हैं और माइनस इक्वेशन 2 इंटू 7 करते हैं, तब हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 96,000 इंटू 5, 96,000 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 4,80,000। हम पहले इस पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, प्लस 42,000 इंटू 5, 2,10,000 एक्स प्लस 96,000 इंटू 5, अच्छा फिर से वही आएगा 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। अब इसमें y मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है, 4,00,000 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4,80,000 इंटू वाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्लस, ये मल्टीप्लाई करने से 2,10,000 एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा 2,10,000 इंटू एक्स वाई। अब इधर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 151,151,500 इंटू 5, तो 7,57,500। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 67,500 इंटू 7, तो 4,72,500 प्लस 7 इंटू 30,000 मतलब 210000, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, 2,10,000 प्लस ये फिर से आ जाएगा 4,72,500, यहाँ पर हो गया वाई, और इसमें इंटू हो जाएगा, तो 7 इंटू 3, 2,10,000, 2,10,000 इंटू एक्स वाई। इसीलिए मैंने 5 और 7 का यूज किया, ताकि जो है ये मतलब कैंसिल आउट हो जाए। तो 1,06,875 इंटू 7 करने पे 7,48,125। अब हम लोग माइनस करेंगे बोले थे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बचा क्या, ये और ये, तो 4,80,000 माइनस 4,72,500, 4,80,000 माइनस 4,72,500, तो ये आ जा रहा है 7,500। तो ये भी वही आ जाएगा, सेम डिजिट है 7,500 वाई, ठीक है। अब इधर कितना आ रहा है ये देखना पड़ेगा, 757500
-748125, तो ये हो जाएगा 9320 75 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 757500 माइनस 748125, 9375 ही आ रहा है। ठीक है, चलो 9375। अब 7500 y इक्वल 9375 माइनस 7500, तो ये आ जाएगा 1875। तो y इक्वल टू 1875 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये आ रहा है 0.25। ये y का वैल्यू आ गया। तो अगर y का वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या था? 96,000 प्लस 42,000 x, 96,000 प्लस 42,000 x प्लस यहाँ पर था 96,000 प्लस 42,000 x इंटू y था, और y का वैल्यू है 0.25 इक्वल था 1,51,500, 1,51,500। चेक करो कितना होगा, 96,000 प्लस 42,000 x प्लस 96,000 इंटू 96,000 इंटू 0.25, तो 24,000 और 42,000 इंटू 0.25, 10,500 x, और ये हो गया 1,51,500। तो टोटल कर लेते 10,500 प्लस 42,000, तो ये हो गया 52,500 x। अच्छा, 1,51,500, और ये सब इधर माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पर तुम लोग स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख लो, माइनस 24,000 तो ये आ गया 31,500। ठीक है, तो x हो जाएगा 31,500 डिवाइडेड बाई 52,500, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.6। ठीक है, x का आंसर आ गया 0.6। तो ओवरहेड का रेट कैलकुलेट हो गया। अब तुम लोग लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, कंप्यूट अ परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर क्या बोला है? कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू न्यू जॉब्स। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट वगैरह सारा चीज कैलकुलेट करके दिखाने बोला है। तो बेसिकली हमें कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करके दिखाने से ही काम हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन बी का आंसर ये रहा, जॉब 1 101 और जॉब 102। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट में 54 और 37,500, 54 और 37,500। डायरेक्ट लेबर है 42 और 30,000। प्राइम कॉस्ट 96 और ये था 67,500। अब ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हम लोगों ने कितना लिया था? फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने माना था x। ठीक है, तो x का जो आंसर आया 0.6, क्योंकि मैंने x को परसेंटेज में नहीं लिखा था तो मेरा इसीलिए 0.6 आ गया, यानी 60%। एक ही बात है, 0.6 मतलब परसेंटेज में ट्रांसफर करोगे तो 60%। 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर मतलब 42,000 का 60%, तो 0.6 से भी मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। 25,200 और 30,000 का ये 18 हो जाएगा, है ना, 18,000। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, 1,21,200 और ये टोटल करने पे 85,500। अब नेक्स्ट ऐड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है, फैक्ट्री कॉस्ट। और यहाँ पर फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला गया था परसेंटेज जो 25% आया, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बोला गया था, मतलब इसका 25%। तो चेक करते हैं, 1,21,200 का 25%, 30,300, और ऐड करने पे 0,05151, 1,51,500 और 25%, 85,500 का 25%, तो 21,375 ऐड कर लो।
1,06,875 हो गया। हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने बोला है, तो ऐड करेंगे। ये क्या आ गया, ये हो गया टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद और कोई खर्चा नहीं है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला था, देखो प्रॉफिट बोला गया था परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इस पे 10%, ठीक है, इसके हिसाब से इस पे 10%, 10% लगाएंगे तो 10/100 मतलब 15150 हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। और इसका प्रॉफिट बोला था 20%, तो 20% लगाते 106,875 इंटू 20%, तो ये हो गया 21,375। अब ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या पता चलेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, मतलब सोल्यूशन सही हुआ है, वो ये देख के पता चलेगा। सेलिंग प्राइस इतना इतना आ जाना चाहिए, चेक कर लो। 106,875 प्लस 21,375, 1,28,250, 056,661, 1,66,550, ठीक है, हो गया। तो ये चीज बोला था, यूजिंग द above रिकवरी रेट्स डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब, एडिशनल डेटा बीइंग गिवन, ठीक है। और एक जॉब है 103, ठीक है, ये देखो जॉब 103 है, ये इसका भी हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसी प्रोसेस में हमें चलना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। जॉब 103 का, तो जॉब 103 इसका सेलिंग प्राइस देखते हैं क्या क्या गिवन था। डायरेक्ट मटेरियल गिवन था, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 24,000। डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, 20,000। टोटल करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट, तो ये हो गया 44,000। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन बोला है एवब रिकवरी रेट। रिकवरी रेट मतलब फैक्ट्री कैसे रिकवर होना है, वेजेस पे, और एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री कॉस्ट पे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे रिकवर करना है 60%, तो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है ना, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो इसका 60% हो जाएगा 12,000, ठीक है। अब ये दोनों चीजों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जा रहा है 56, है ना, 56 आ रहा है, देख लो यहाँ पर 44 और 12, 56 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि रिकवरी होगा 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पे, मतलब इसका 1/4, तो 56,000 डिवाइडेड बाई 4, 25% मतलब 14,000, ठीक है, 14,000 आ गया। अब इस पे ऐड करो 70,000 आता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल कॉस्ट, क्योंकि और कोई रिकवरी है नहीं हमारे पास। अब हम लोग इस पे ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बोल रखा है, देखो प्रॉफिट यहाँ पर बोला है सेलिंग प्राइस पे 12.5%, ठीक है, ये कॉस्ट है, तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर अगर प्रॉफिट जो है वो 12.5% है कॉस्ट का, तो कॉस्ट कितना होगा, अगर देखो अगर हमें क्या बता रखा है 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब 12.5 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 100 होगा, यानी ये 100% बता रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस बताए, तो सेलिंग 100 मानेंगे। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 12.5, तो इसका इक्विवेलेंट अमाउंट होता है 87.5%, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 70,000 जो है, 70,000 अगर 87.5 के इक्विवेलेंट है, तो 12.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट इतना सेलिंग इतना, तो कॉस्ट कितना होगा, वो एक ही बात है 87.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि 70,000 इक्विवेलेंट टू 87.5, एक ही बात है, परसेंटेज लिखो तो भी एक बात है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, वो तो 100 कैंसिल होने वाला ही है। तो यहाँ पर हो गया 80,000 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये था हम लोग का थर्ड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, ये करवा देते हैं तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट सेम ऑफ सम ऑफ दीज आर अनप्रॉफिटेबल, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी प्रोपोजेस टू डिसकंटिन्यू टू सेल वन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो प्रॉफिट नहीं दे रहा है वो प्रोडक्ट बेचना बंद करना चाहती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम, कॉस्ट एंड एक्टिविटी। इनकम दे दिया है, कॉस्ट एक्टिविटी, ये देखो इनकम यानी सेल्स, कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेच रहे
है उसका कॉस्ट कितना है, और एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी है, कितना एरिया है, एरिया ऑफ स्टोरेज, ए प्रोडक्ट के लिए कितना स्टोरेज डिपार्टमेंट का एरिया यूज हो रहा है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, नंबर ऑफ पर्सल सेंट, कितना पर्सल जाता है, ए प्रोडक्ट का कितना पर्सल जाता है, बी सी डी ये सब का, इनवॉइस कितना कितना जाता है वो बता रखा है। फिर इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट बता रखे हैं, ये देखो कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सेल्समैन सैलरी, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल कॉस्ट में पैकिंग, वेजेस, मटेरियल, कमीशन, स्टेशनरी, और सबका बेसिस बता रखा है कि रेंट कैसे बांटना है, एरिया ऑफ स्टोरेज, तो ये बहुत ही आसान है, बता भी दिया है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ परसेल पे बांटो, परसेल सेंट, सेल्स वॉल्यूम पे, तो जैसे बोला है वैसे करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये इसमें पूरा डिटेल्स ही दे दिया है कि हमें अपोर्शन वगैरह कैसे करना है, तो हमारा कंफ्यूजन का कोई बात नहीं होगा। तो इलास्ट्रेशन 10 यहाँ पर देखो, पहले यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, टोटल ए बी सी और डी, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट वगैरह दिखाने बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, ठीक है, सेल्स ऐसे लिख लेते हैं सेल्स। तो सेल्स का टोटल देख लेते हैं, क्योंकि हमें बोला है कि कॉस्टिंग पीएल बनाओ, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तभी हमें प्रॉफिट पता चलेगा। तो सेल्स कितना है, 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 45 लाख, तो ये हो गया 30 लाख, फिर है 50 लाख, 25 लाख और 45 लाख। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, 30, 50, 80, 80 और यहाँ पर 40 और 20, 60, 60 और 70, 70 और 80 कितना हो गया, 15, मतलब 1,50,00,000, ठीक है, ये सेल्स हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या लेस करेंगे, यहाँ से हम लोग लेस कर देते हैं कॉस्ट जितना भी है, तो हम लोग अलग अलग लेस कर सकते हैं। पहले लेस कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है, मतलब जो गुड्स हम लोगों ने खरीदा है उसका कॉस्ट, जो मतलब जो खरीद के बेचा है, ठीक है, जो गुड्स खरीदा था उसमें से जो बेचा है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि हमारा इसका पर यूनिट पता होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो कि अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो वेरिएबल इसीलिए होगा क्योंकि जितना यूनिट बेचोगे उतना कॉस्ट इनकर्ड होगा, जो नहीं बेचोगे उसका नहीं होगा। तो 20, 45, 21, 22, 5, 22, 50 लाख, तो हमें सारा चीज दे ही दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 लाख, 45 लाख, 21 लाख, 22 लाख 50,000। अच्छा ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 20, 45, 21, तो ये हो गया 86 लाख, 86 लाख प्लस 22.5 कर लेते हैं, 22.5 करने से आ जाएगा 108.5, मतलब 108.5 और उसके बाद हम लोग का 4 जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा इसके बाद ये तो एरिया दे रखा है, एरिया से हमें, ये तो कोई कॉस्ट नहीं है, ये बेसिस बता रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएबल में, ये रहा पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल, तो यहाँ पर लिखते हैं पैकिंग, पैकिंग एटसेट्रा लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग बाकी नाम पूरा लिख लेना। पैकिंग का है 2 पर पर्सल, तो कितना पर्सल जाता है उस पे 2 रुपीज करके लगेगा, तो 2 रुपीज करके नंबर ऑफ पर्सल, तो 2 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पहला वाला 2 लाख और दूसरा हो गया 3 लाख, ये 2 रुपीज करके 1.5 लाख और 2 रुपीज करके ये हो जाएगा 1,75,000 इंटू 2, तो ये 3,50,000। अच्छा तो ये 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 8,50,000, 8,50,000 और यहाँ पर हो गया 9 लाख, 10 लाख हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया 10 लाख पैकेजिंग का हो गया। अच्छा इसके अलावा वेरिएबल क्या बोला था, कमीशन 4% ऑफ सेल्स, कमीशन एट द रेट ऑफ 4% ऑन सेल्स, ठीक है, तो सेल्स यहाँ पर दिख ही रहा है, तो सेल्स कितना, 30 लाख पे 4% यानी 1,20,000,
अच्छा 1,20,000। अच्छा 4%, ये 50 लाख पे, 30 लाख पे हो जाएगा 1,20,000, 50 लाख पे हो जाएगा 2 लाख, 25 लाख पे हो जाएगा 1 लाख, आधा हो जाना चाहिए, 25 लाख पे 1 लाख, 50 पे अगर 2 होगा तो 25, और 45 लाख पे 4%, 45 इंटू 4, 1,80,000। तो टोटल करने से 1,20,000, 1,20,000 और 2 लाख, 3,20,000, 4,20,000, 5,20,000 और 80, मतलब 6 लाख हो जाएगा। ये टोटल में हो गया 6 लाख, कमीशन हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी, 1 पर इनवॉइस, स्टेशनरी 1 पर इनवॉइस, मतलब एक एक इनवॉइस पे 1 रुपया, तो जितने सारे इनवॉइस भेजे गए हैं उतना हो जाएगा, मतलब 80, 1,40,000, 60, 1,20,000, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा ना वापस, 80,000 और 1,40,000 और 60,000 था शायद, 60,000 और 1,20,000। अच्छा तो टोटल कितना हो गया, 60 और 1,40,000, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख और ये 4 लाख हो गया। ठीक है, ये 4 लाख हो गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको ए लिख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जा रहा है, 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 50 लाख और 2 लाख, 52 लाख, 52 लाख और यहाँ पर हो गया 2 लाख, मतलब 54, अच्छा ये ऐड थोड़ी ना होगा, सेल से वेरिएबल कॉस्ट क्या करना होता है, लेस करना होता है, तभी तो कॉस्ट लेस करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट का, अगर टोटल करेंगे तो इसे कवर कर देते हैं। ठीक है, इसे कवर कर देते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं, मतलब ये वाला। तो 20 लाख और 2 लाख और 1,20,000, मतलब 2 2 4 24 लाख। ठीक है, ये हो गया 24 लाख। अच्छा ये है 45 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 45 लाख, 50 लाख, 51,40,000। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर 21 लाख और ये हो गया 1 ऑन 2 लाख, 2 लाख 50,000 और यहाँ पर 50 ले लेते हैं, 3 लाख 10, तो 3 लाख 10 और 21, मतलब 22 लाख, सॉरी 24,10,000। अच्छा यहाँ पर हो गया 1,80,000 और 1,20,000, मतलब ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख, ये हो गया 6,50,000, 6,50,000 और यहाँ पर 50, 7 लाख, 7 लाख और 22, 29 लाख। ठीक है, ये हो गया 29 लाख, और इसका टोटल 24 प्लस 51.4 प्लस 24.1 प्लस 29, तो ये हो जाता है 1,285.5 है, तो लाख है तो पीछे आ जाएगा हमारा 4 जीरो। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सेल्स माइनस, ये सेल्स को नाम दे देते ए, ठीक है, इसको नाम दे देते बी। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग जब पढ़ोगे, डिटेल्स में पढ़ोगे। एक बार बता देते हैं, अगर हम लोग सेल करके बिजनेस का सिर्फ वेरिएबल खर्चा ही निकाल पा रहे, फिक्स नहीं निकाल पा रहे, मतलब एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि फिक्स नहीं निकाल पाएंगे, नया नया बिजनेस होगा तो पहले वेरिएबल ही निकलेगा, पहले थोड़ी ना रेंट वगैरह निकाल पाएंगे, पहले तो डे टू डे का खर्चा निकालना पड़ेगा। तो अगर सेल से सिर्फ वेरिएबल खर्चा लेस करते हैं तो उसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना हो रहा है, देखो 30 लाख से 24 लाख अगर लेस हो जाता है तो 6 लाख होगा। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, 6 लाख होगा। 50 से 51, ये देखो ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, क्योंकि इसमें से तो हमारा वेरिएबल खर्चा ही नहीं आ रहा है। ये 50 है, ये है हम लोग का 50, 1,40,000, तो 1,40,000 नेगेटिव आ रहा है, ये भी देखो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में आ रहा है हम लोग का कितना, या पॉजिटिव आएगा, ये है 20, ये 25 है और ये 24,10 है, मतलब 90,000 का प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट नहीं है, इसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल करके फिक्स वेरिएबल खर्चा निकालने के बाद इतना बच रहा है, 45 लाख और 29 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 लाख। ठीक है, और इसका अगर टोटल देखोगे तो ये आ जाएगा 21 लाख 50। ठीक है, मतलब इसके साथ इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 21 लाख 50। अब हम लोग लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ম্যাম একটু ব্যাক করুন। हाँ হ্যাঁ, ঠিক আছে। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है वो भी बता दिया है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सारा चीज बता दिया, बस कैलकुलेशन काफी बड़ा बड़ा डिजिट दे रखा है। रेंट इंश्योरेंस पहला आ जाएगा
रेंट इंश्योरेंस, ठीक है, रेंट इंश्योरेंस A B C और D, ठीक है। अच्छा, रेंट इंश्योरेंस को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? रेंट इंश्योरेंस का यहाँ टोटल लिख लेते हैं। टोटल है हम लोगों का 3 लाख और इसे एरिया स्क्वायर फीट में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 लाख और इसका एरिया यानी रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कितना हो जाएगा? ये सब जीरो, चार चार जीरो हटा दो, 5483 रेशियो हो गया। 5:4:8:3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 4 9, 9 + 8 + 3, तो 20 हो जाएगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5, तो ये 15,000 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 75,000। मल्टीप्लाई कर लो। 15,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। 15,000 इंटू 8 ये हो जाएगा 1,20,000। 15,000 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा, सॉरी 15 इंटू 3 45,000 हो जाएगा। अच्छा, रेंट हो गया। रेंट के बाद कौन सा खर्चा है? रेंट के बाद है डेप्रिसिएशन, नंबर ऑफ पर्सन्स। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स पे। टोटल है 1 लाख। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने सारे हैं उस पे ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 0 0 हटा दो, 3 3 0, तो इसमें रेशियो कितना आ जाएगा? 3 3 0 हटाने से 100 150 75, 100 150 75 और लास्ट वाला हो जाता है 175। टोटल करते हैं 100 150 175 प्लस 75, तो ये हो गया 500, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 500, 200 इंटू 100 मतलब 2 और 4 टाइम्स 0, ठीक है। 150 मतलब 15 इंटू 2 30 और ये हो गया 3 0 मतलब 30,000। अच्छा, 75 इंटू 2 मतलब 1,50,000 हो जाएगा, नहीं 15,000 होगा। अच्छा, 175 इंटू 200, 175 इंटू 200 ये कितना हो जाएगा? 35,000। डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग का डेप्रिसिएशन के बाद है सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, सेल्समैन एक्सपेंस। अच्छा, ये कितना है? ये है हम लोग का 6 लाख सेल्स वॉल्यूम पे होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम पे होगा। सेल्स वॉल्यूम कितना कितना है? ये वाला है। सेल्स वॉल्यूम है ये वाला। तो ये कितना है हम लोग का? 30, यहाँ पर 5 5 जीरो मतलब 3, ये 25 है, 5 5 जीरो हटा देते हैं मतलब 30 50 25 45, 30 50 25 45, तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 50, 30 50 25 और 45, तो ये हो गया 150। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 150, 4,000, 4,000 इंटू 30 तो 1,20,000, 4,000 इंटू 50 2 लाख, 4,000 इंटू 25 1 लाख, 4,000 इंटू 45 1,80,000। अच्छा, नेक्स्ट है, एक ही है शायद, एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ इनवॉइसेस 5 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा और ये खर्चा है नंबर ऑफ इनवॉइसेस पे, ठीक है। और नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हैं? नंबर ऑफ इनवॉइसेस है, यहाँ से 4 4 जीरो हटा सकते हैं हर जगह से, हाँ हटा सकते हैं। 8 14 60 12, 8 14 60 और 12 रेशियो हो गया। तो 8 14 60 और 12, तो ये हो गया 94, तो 5 लाख। पॉइंट में आ गया। नंबर ऑफ इनवॉइसेस 4 4 जीरो अगर हटा देते हैं तो 8 14 6 और
12, 8, 14, 6 और 12 होगा, 60 नहीं होगा, 6 और 12 इक्वली 0 हटाना है ना रेशियो करने के लिए। तो ठीक है, 16, 6 और 14, 20, 20 और यहाँ पर 20, 40 हो गया। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 40, 12,500 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, पहला 1 लाख आ रहा है। अच्छा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 1,75,000। डिवाइडेड बाई 14 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 75,000। और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 12, ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग टोटल कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल जितना करोगे, ठीक है, वो जितना आएगा यहाँ पर टोटल करके फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जितना भी आया माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितना होता है। 75,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो जाएगा 3,15,000। ठीक है, ये हो गया 3,15,000। अच्छा, ये हो जाएगा 60 और 30, 90, 2,90,000 प्लस 1,75,000, 4,65,000। तो यहाँ पर 1 लाख और 75,000, मतलब 1,75,000। और ये लो, ये यहाँ पर स्टिक हो गया है। ठीक है, तो तुम लोग बताओ कितना है, नहीं तो हम एक बार आंसर लिख लेते हैं। देखो इसका है 3,10,000 आएगा। अच्छा, ये इधर, अच्छा 1,10,000 और 15, 2 लाख, 1,20,000 और 1 लाख, 2,20,000, 2,20,000 और 2,35,000, 2,35,000 प्लस 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,10,000। ठीक है, 3,10,000 आना चाहिए। और ये वाला है 45,000 प्लस 35,000 प्लस 1,80,000 प्लस यहाँ पर 1,50,000, तो ये हो जाएगा 4,10,000। ठीक है, ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये टोटल कॉलम में तुम लोग लिख लोगे, ठीक है, अपने आप से टोटल कर लेना। ये 15 लाख आएगा। ठीक है, 15 लाख आएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो कंट्रीब्यूशन उधर आया था माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। फिर हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 15 लाख माइनस 21,50,000, ये टोटल में। तो ये हो गया 6,50,000। ठीक है, ये 6,50,000 हो जाएगा। ऐसे करके अगर इंडिविजुअली निकालोगे, हम एक बार लिख देते हैं, तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ये सारे आंसर्स होने चाहिए। 2,85,000 ये नेगेटिव आ जाएगा। 6,05,000 लॉस था ना, वहां पर हम लोगों ने देखा था। ये है 3,10,000, मतलब 2,20,000। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11,90,000। मैंने डेटा एक बार लिख लिया, तुम लोग लिख लो, हम समझा देते हैं। ये देखो 6 लाख था, 6 लाख से 3,15,000 माइनस करने से जितना आया वही हम लोग का प्रॉफिट होगा। मतलब ये प्रॉफिट है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उससे हम लोग पे कर पा रहे हैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट। 1,40,000 नेगेटिव था। ठीक है, 1,40,000 नेगेटिव था, और यहाँ पर हो गया 4,65,000। तो ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, ये ऐड हो जाए, मतलब ये एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर आ रहा है 6,05,000। ठीक है, और यहाँ पर था 90,000 था, 90,000, और ये माइनस हो रहा है ना, तो माइनस करो। एक्चुअली 90,000 माइनस 3,10,000, तो जितना आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि लॉस भी है। कैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो 6,50,000 का हम लोग का प्रॉफिट आया है। हम टोटल वाला दिखा देते हैं, बाकी सभी ऐसे कैलकुलेट करना है। कितना सेल करके, टोटल सेल हम लोग का कितना आया था, 1,50,00,000 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पर जितना आ रहा है उतना ही आंसर होगा। ठीक है, 4.333। ठीक है, 4.333 हम लोग का आंसर होगा। ये इस तरह से रेट कैलकुलेट करना है। 4.333 कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया हुआ है, डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कैलकुलेट करोगे तो 9.50 आएगा, इसमें नेगेटिव 12.10 आएगा, इसमें 8.80 आएगा, और ये लास्ट वाले में
26.4 आएगा। तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है, ये सारा कैलकुलेशंस होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लॉस मेकिंग है। ये दोनों प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, अगर बंद करना है प्रोडक्शन तो ये दोनों का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का ओवरहेड जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग कोई नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ओवरहेड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।